Hello students, I welcome you all on behalf of Reliable Institute Kota. I am Dheer H. Nigandhi, DHN sir from the Department of Mathematics. Today we will be discussing the detailed solutions of the JEE Mains paper held on 18th March 2021 in the morning shift. So without any further ado, let's begin. पहला क्वेश्चन जैसे कि हम यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं, the differential equation satisfied by the system of parabolas y square equal to 4a times x plus a. तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर का क्वेश्चन है. यहाँ पे अपन को एक सिंपल फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है. अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा खोल के लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस यहाँ पे आगे आ जाएगा 4 टाइम्स ए स्क्वायर. अपन देख सकते हैं कि इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट है a, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए अपन इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 होगा. तो आइए इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं. तो 2y dy बाय dx इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास आएगा 4ax का डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास आएगा 4a और 4a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. तो अब अपन बड़े आराम से 4a को इसमें रिप्लेस कर सकते हैं dy बाई dx के टर्म्स में. तो अपने पास आएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4a के बदले अपन लिख लेंगे 2y dy बाई dx टाइम्स अंदर x प्लस a के बदले अपन क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 4 को अगर अपन नीचे लेके जाए तो a के बदले अपन लिख सकते हैं y dy बाई dx डिवाइडेड बाई 2. तो अपने पास आएगा y टाइम्स dy बाई dx और पूरा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा. तो बस अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलमोस्ट फॉर्म हो गई है. थोड़ा सा अपन को इसको रीअरेंज करना है. सबसे पहले तो दोनों साइड से ये y कैंसिल आउट हो जाएगा. तो अपने पास क्या आएगा, अगर मैं dy बाई dx को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो y इक्वल टू 2x इंटू dy बाई dx प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, y टाइम्स dy बाई dx का होल स्क्वायर, y टाइम्स dy बाई dx का होल स्क्वायर. तो अगर अपन थोड़ा सा रीअरेंज करें तो y dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 2x dy बाई dx और y को सामने शिफ्ट करें तो माइनस y इक्वल टू 0. तो यहाँ से अगर अपन ऑप्शंस देखें जो इसको सेटिस्फाई करेगा तो ऑप्शन नंबर 3 y dy बाई dx प्लस 2x dy बाई dx माइनस y इक्वल टू 0. तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m सो दैट द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the lines 3x plus 4y equal to 9 and y equal to mx plus 1 is also an integer. स्ट्रेट लाइंस के चैप्टर से एक क्वेश्चन है. क्या बोल रहा है कि दो स्ट्रेट लाइंस अपन को गिवन है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट जो है, एब्सिसा का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट, ये भी अगर एक इंटीजर है तो अपन को ये बताना है कि m के कितने इंटीग्रल वैल्यूज होंगे. तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. एक पहली लाइन गिवन है वो है 3x प्लस 4y इक्वल टू 9 और सेकेंड लाइन जो है वो है y इक्वल टू mx प्लस 1. क्योंकि अपन को एब्सिसा से मतलब है जो कि x कोऑर्डिनेट है, तो मैं डायरेक्टली y की वैल्यू mx प्लस 1 इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं. तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा 3x प्लस 4 टाइम्स, मुझे बेसिकली दोनों लाइंस को सॉल्व करना है. तो y के बदले अपन ने लिख लिया mx प्लस 1 इक्वल टू सामने की साइड कितना है 9. तो यहां से अगर अपन इसको खोलें तो x कॉमन आ जाएगा, अंदर अपने पास आएगा 3 प्लस 4m इक्वल टू सामने की साइड कितना आएगा बच्चों, इसको ओपन करोगे तो ये 4 है और सामने की साइड आ जाएगा 9 माइनस 4. तो यहां से जो एब्सिसा है मतलब जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू कितनी आई, तो वो आ रहा है 5 अपॉन नीचे आ रहा है 3 प्लस 4m. अब क्योंकि अपन को क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एब्सिसा है, जो x कोऑर्डिनेट है वो एक इंटीजर है, तो अगर मुझे चाहिए कि ये एक इंटीजर बन जाए तो उसके लिए 3 प्लस 4m की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी. तो अपन बोलेंगे कि 3 प्लस 4m के पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगे, तो उसके पॉसिबल वैल्यूज होंगे या तो -5 या तो -1 या तो 1 या तो फिर 5 इसका लास्ट वैल्यू. ताकि आप देख सकते हैं कि अगर इसको -5 रखोगे तो x का वैल्यू -1 आ जाएगा एंड सो ऑन. तो इन चार वैल्यूज के लिए जब 3 प्लस 4m की ये चार वैल्यूज होंगी तब अपन देख सकते हैं कि एब्सिसा जो है वो एक इंटीजर आएगा. लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि m की भी अपन को कैसी वैल्यूज चाहिए, इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए. तो इसको सॉल्व करें तो अपने पास आएगा 4m इक्वल टू 3 को उधर शिफ्ट करें तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, -8 -4, यहाँ से आएगा -2 और यहाँ से आएगा एक वैल्यू 2.
तो ये 4m के वैल्यूज है। तो अगर m के वैल्यूज अपन देखें तो m के वैल्यूज क्या क्या आएंगे अपने पास, या तो -2, या तो अपन देखेंगे -1, या तो -½ और या तो फिर +½ अब ये m के 4 पॉसिबल वैल्यूज आ रहे हैं, लेकिन अपन को क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली बोला गया है कि अपन को इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए। तो एक तो m का वैल्यू हो जाएगा -2 और एक तो m का वैल्यू हो जाएगा -1। तो कितने इंटीग्रल वैल्यूज हो गए बच्चों, 2 इंटीग्रल वैल्यूज। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, लेट 1 + x + 2x² का पावर 20 इक्वल टू a0 + a1x + a2x² एंड सो ऑन a40x की पावर 40। तो अपन को इस सीरीज का सम निकालना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर से है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। ये जो सीरीज है a1 + a3 + a5 एंड सो ऑन a37 तक, मान लीजिए बच्चों एक बार के लिए इसको मैं s नाम दे देता हूँ, ये अपने लिए s सीरीज है, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें 1, 3, 5 जो भी a वाले इंडेक्स है वो क्या है, सारे ऑड नंबर्स वाले इंडेक्स है। बेसिकली ये सारे ऑल्टरनेट टर्म्स है। a1 के बाद मुझे a3 चाहिए, उसके बाद a5 चाहिए, उसके बाद a7 चाहिए। तो हम पहले से इस बात को जानते हैं कि अगर ऐसी सीरीज का अपन को सम निकालना हो तो इसके एक्सपांशन में एक बार अपन x को 1 रखेंगे और एक बार अपन x को -1 रखेंगे। अपने पास जो दो इक्वेशंस बनेंगी उनमें अपन मैनिपुलेशंस करेंगे। तो जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें x को 1 रखूं, अगर मैंने ऊपर वाले सीरीज में x के बदले 1 रखा इसमें, तो x के बदले 1 रखने से क्या आएगा, 1 + 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 का पावर 20 इक्वल टू, यहाँ पे सामने की साइड x के बदले अपन 1 रख देंगे, तो ये आएगा बच्चों a0 + a1 + a2 एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा a40 तक, ठीक है। x के बदले अपन ने 1 रख दिया। अब अगर x के बदले में इसमें -1 रखूं, अगर x के बदले मैंने इसके अंदर -1 रख दिया तो अपने पास क्या आएगा, -1 रखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास आएगा डायरेक्टली 2 का पावर 20 इक्वल टू, अब x के बदले -1 रखोगे तो बच्चों ऑल्टरनेट प्लस माइनस के साथ आएंगे टर्म्स, तो a0 - a1 + a2 - a3 एंड सो ऑन चलते जाएगा, है ना। अब आप देखिए मुझे a1 चाहिए, a3 चाहिए, a5 चाहिए एंड सो ऑन, सारे ऑड इंडेक्स वाले टर्म्स चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन को अपन क्या करेंगे तो मुझे वो सारे ऑड इंडेक्स वाले टर्म्स मिलेंगे। अपन सिंपल इन दोनों को क्या कर लेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। आप देखिए अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a0 कैंसिल हो जाएगा, a2 कैंसिल हो जाएगा, a4 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूं तो सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास आएगा 4 की पावर 20 माइनस यहाँ से आएगा 2 की पावर 20 इक्वल टू a0 और a0 कैंसिल हो जाएगा, a1 और a1 ऐड हो जाएंगे क्योंकि अपन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या मैं बोलूं, मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स, अंदर आएगा a1 + a3 + a5, ये वाले सारे टर्म्स आ जाएंगे बच्चों एंड सो ऑन। ये सिलसिला कहां तक चलेगा, कहां तक चलेगा, लास्ट में आएगा a37 और इसके बाद एक आखिरी टर्म आएगा a39। सारे ऑड इंडेक्स वाले टर्म्स अपने पास आ जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि अपन को जिस सीरीज S का सम चाहिए था वो सीरीज A37 तक ही थी, तो इसमें एक ये A39 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मतलब अपन को इस A39 की क्या निकालनी पड़ेगी बच्चों, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं 2 से अपन अगर डिवाइड कर दे तो अपने पास क्या आएगा, 4 का पावर 20, 4 की पावर 20 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 40। तो इसको अगर अपन लिख लें 2 की पावर 40 माइनस ये हो गया 2 की पावर 20 अपॉन यहाँ पे नीचे आ गया 2 इक्वल टू a1, a3, a5 एंड a37 तक के सम को मैं s बोल देता हूँ और प्लस एक एक्स्ट्रा अपने पास आ रहा है a39। अब बस अपन अगर a39 की वैल्यू निकाल लेंगे तो अपन को आराम से सीरीज s का सम मिल जाएगा। अब ये a39 की वैल्यू कैसे निकाली जाए, अपन जानते हैं यूजिंग मल्टीनोमियल थ्योरम, अगर मैं इसके एक्सपांशन में 1 + x + 2x² की पावर 20 के एक्सपांशन में कोई भी अगर जनरल टर्म लिखना चाहूँ तो इसका जो जनरल टर्म होगा वो किस फॉर्मेट का होगा, जनरल टर्म किस फॉर्मेट का होगा, तो अपन लिखेंगे 20 फैक्टोरियल अपॉन नीचे आएगा r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल और इनटू अपने पास आएगा 1 का पावर r1 इनटू x का पावर r2 और इनटू आएगा अपने पास 2x² का पावर r3। ये इसके अंदर का कोई भी जनरल टर्म होगा अंडर द रेस्ट्रिक्शन दैट r1, r2, r3 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए एंड r1 + r2
प्लस R3। बच्चों ये वाला सम कितना होना चाहिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 का सम 20 होना चाहिए। और क्योंकि मुझे A39 की तलाश है, मुझे A39 की तलाश है, तो इस सीरीज में अगर अपन देखें तो A39 किसका कोएफिशिएंट होगा बच्चों, x की पावर 39 का कोएफिशिएंट होगा। तो x की पावर 39 का कोएफिशिएंट क्योंकि अपन को ढूंढना है, तो यहाँ पे टोटल x का कोएफिशिएंट अपने पास कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है R2 और यहाँ से आ रहा है 2R3। तो R2 प्लस 2R3 को बच्चों अपन कितना लिख देंगे, यहाँ पे 39 लिख देंगे, क्योंकि अपन को x की पावर 39 की तलाश है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अपन को सॉल्व करना है, तो हम जानते हैं कि कैसे करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल ट्रायल के लिए अगर मैं इसको 1 रखता हूँ, अगर इसको मैंने 1 रखा तो R2 का वैल्यू कितना आएगा, 37 आएगा। अब अपन को इस बात का ध्यान रखना है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 का सम 20 को एक्सीड नहीं करना चाहिए और R1 R2 R3 तीनों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो आप देखिए कि जब मैंने इसको 1 रखा और इसको 37 रखा तो ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके जब अपन रखते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने 18 रखा, इसको 18 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 36, तो तब R2 का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। तो आप फिर से देख सकते हैं, आप R2 और R3 को ही जब ऐड कर रहे हैं तो जो आंसर है वो 20 से एक्सीड कर जा रहा है, तो ये वाला केस भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब एक ही केस बचेगा, अगर मैं R3 को कितना रख देता हूँ 19 रख देता हूँ, R3 को मैंने 19 रखा है तो R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो आप देखिए R3 को अगर मैंने 19 रखा, R2 का वैल्यू 1 हो गया, तब R1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब अब अगर अपन को x की पावर 39 का कोएफिशिएंट चाहिए यहाँ से, तो बच्चों वो कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन ये आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। R1 R2 R3 की वैल्यूज अपन इसमें डालेंगे, R2 के बदले अपन लिखेंगे 1 फैक्टोरियल और R3 के बदले अपन लिखेंगे 19 फैक्टोरियल और इनटू 1 का पावर R1 है वो 1 हो जाएगा। मुझे केवल कोएफिशिएंट से मतलब है, तो यहाँ पे 2 का पावर R3 आ रहा है, तो इनटू 1 क्या आ जाएगा बच्चों, 2 का पावर 19 आ जाएगा और x की पावर 39 आएगा, लेकिन क्योंकि अपन को उसके कोएफिशिएंट से मतलब है तो ये उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन 19 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 2 की पावर 19। तो A39 की वैल्यू बच्चों अपने पास आ गई, A39 की वैल्यू अपने पास आ गई 20 इंटू 2 की पावर 19। अब ये A39 की जो भी वैल्यू आई उसको अपन डायरेक्टली अगर इस इक्वेशन में डाल दें, मैं यहाँ पे ऊपर का मिटा देता हूं एक बार, तो A39 की जो वैल्यू आई अपने पास उसको अगर अपन इसमें डाल दे तो ये क्या लिखा हुआ था बच्चों, 2 की पावर 39 माइनस ये लिखा हुआ था 2 की पावर 19 इक्वल टू सामने की साइड लिखा हुआ है S प्लस A39 के बदले अपन डाल देंगे, A39 के बदले अपन डाल देंगे 20 इंटू ये आ जाएगा 2 का पावर 19। तो यहाँ से अपन बड़े आराम से S का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप रीअरेंज करें तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का पावर 39 माइनस 2 का पावर 19 और माइनस बच्चों ये लिखा हुआ है 4 इंटू 5, तो इसको अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की पावर, इसको अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की पावर 21। तो इस पूरे में से बच्चों आप देख पा रहे हैं 2 की पावर 19 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 2 की पावर 20 माइनस 1 और यहाँ पे बचेगा बच्चों कितना 20। तो आप देख सकते हो 2 की पावर 19, 2 की पावर 20 और यहाँ पे माइनस 21 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू 0 x लाइंग बिटवीन 0 टू पाई r। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस चैप्टर से है, डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस्ड है। अपन को डिटर्मिनेंट सॉल्व करके एक इक्वेशन फॉर्म करनी है ट्रिगोनोमेट्रिक और उसको अपन को सॉल्व करना है। तो सिंपल अगर अपन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो हम देख सकते हैं यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखा है और रो 2 में कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं एक सिंपल सा ऑपरेशन लगाऊं, रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2, तो इससे क्या होगा, अपना डिटर्मिनेंट थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अपने पास आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ रो 1 में मैं रो 2 को ऐड कर रहा हूं, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। डायरेक्टली लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जैसा कि अपन जानते हैं 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे फिर से कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो वो सीधे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बाकी दोनों रोज को मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं। अपने पास यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस के लिए सी यूज कर रहा हूँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 टाइम्स साइन 2x
फिर यहाँ पे लिखा हुआ है फिर से 4 टाइम्स साइन 2x और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + 4 साइन 2x। ठीक है बच्चों, और ये चीज इक्वल टू क्या है, ये चीज इक्वल टू 0 है। तो अब अपन अगर देखें तो यहाँ पे कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 में एग्जैक्टली दो एंट्री सेम है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 साइन 2x है, यहाँ पे 4 साइन 2x है। तो अपना फायदा हो जाएगा। अपन नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगाएंगे, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, ताकि अपने डिटर्मिनेंट के अंदर दो जीरोस क्रिएट हो जाए। तो दो जीरोस जैसे ही क्रिएट हो गए तो अपन डिटर्मिनेंट को बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमने किया कॉलम 1 में से कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 2 - 2 0 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर में से अगर आप 1 + कॉस स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ पे आपके पास -1 बचेगा। 4 साइन 2x माइनस 4 साइन 2x करेंगे तो यहाँ पे बच्चों 0 आ जाएगा। अब ये है 2, ये है 1, यहाँ पे है 1 + कॉस स्क्वायर, यहाँ पे है बच्चों कॉस स्क्वायर, यहाँ पे है 4 साइन 2x, 4 साइन 2x और यहाँ पे है 1 + 4 साइन 2x और ये चीज इक्वल टू 0। तो हम डायरेक्टली अब इसको इसके अलोंग एक्सपांड करें तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास क्या आएगा, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 × आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 + 8 टाइम्स ये हो जाएगा साइन 2x और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -4 साइन 2x -4 साइन 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 साइन 2x - 4 साइन 2x हो जाएगा 4 साइन 2x, तो 2 + 4 साइन 2x इक्वल टू सीधे सीधे अपने पास कितना आ जाएगा बच्चों, 0। तो यहाँ से अपन कंक्लूड करें कि साइन 2x का वैल्यू साइन 2x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो साइन 2x अपन देखें तो यहाँ से -1/2 आ जाएगा। अपन बड़े आराम से जानते हैं कि अगर x 0 से पाई में है तो 2x अपन 0 से 2 पाई में लिखेंगे। तो साइन 2x अगर नेगेटिव है तो 2x के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं 7π/6 और दूसरा हो सकता है बच्चों 11π/6। बेसिकली ये हो जाएगा पाई + π/6 और ये है 2π - π/6। तो यहाँ से अगर अपन x की वैल्यूज निकालें तो x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, x की वैल्यूज हो जाएंगी 7π/12 और सेकेंड वैल्यू हो जाएगा बच्चों 11π/12। आप देख सकते हैं दोनों ही वैल्यूज पाई से छोटे हैं, तो 7π/12 और 11π/12 इसका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है ये, 7π/12 11π/12, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट 2 सर्कल्स हुज इक्वेशन आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे अपन को 2 सर्कल की इक्वेशंस गिवन है, इसको मैं S1 सर्कल बोल देता हूँ और इसको मैं S2 सर्कल बोल देता हूँ। ठीक है, सर्कल्स चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो इन सर्कल्स के अगर अपन ऑप्शन देखें किसके बारे में बात कर रहा है, सर्कल्स हैव सेम सेंटर, मीट ओनली इन वन पॉइंट, नो मीटिंग पॉइंट, मतलब बेसिकली इन सर्कल्स के पोजीशन की बात कर रहा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो हम जानते हैं इसके लिए अपन को दोनों सर्कल का सेंटर चाहिएगा और दोनों सर्कल का रेडियस चाहिएगा। तो अगर मैं पहले सर्कल की बात करूं, सर्कल का जनरल फॉर्म लिखा हुआ है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये सर्कल का जनरल फॉर्म होता है। तो अगर मैं उससे कंपेयर करके पहले सर्कल का सेंटर निकालूं तो पहले सर्कल का सेंटर हो जाएगा -g, -f। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहले सर्कल का सेंटर हो जाएगा बच्चों 5, 5 और पहले सर्कल के अगर रेडियस की बात करूं तो पहले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा √g² + f² - c, मतलब ये हो जाएगा 25 + 25 और माइनस c का वैल्यू कितना है बच्चों उसमें 41। तो आप देख सकते हैं 50 - 41 तो 9 का स्क्वायर रूट, मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं सेकंड सर्कल की बात करूं तो बच्चों सेकंड सर्कल का सेंटर अगर अपन निकाले -g, -f यूज करके, तो इस सर्कल का सेंटर कितना आएगा, इसका आएगा बच्चों 11, यहाँ से आ जाएगा y कोऑर्डिनेट 5। और अगर इसके रेडियस की मैं बात करूं r2, तो r2 कितना हो जाएगा √g², मतलब 121 + f² + 25 माइनस c के बदले आएगा 137। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा बच्चों, 121 + 25 हो जाएगा 146, 146 - 137 करेंगे तो 9,
का स्क्वायर रूट करेंगे तो अपने पास 3 आ जाएगा, मतलब R2 सर्कल का रेडियस भी 3 है। एक बार अपन को दोनों सर्कल का सेंटर और दोनों सर्कल का रेडियस पता लग गया तो इनकी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं पहले। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, डिस्टेंस C1 C2, ये कितना हो जाएगा, दोनों के कोऑर्डिनेट्स अपन को पता है। आप देख सकते हैं कि दोनों का y कोऑर्डिनेट जो है वो सेम है, मतलब ये दोनों पॉइंट जो है वो हॉरिजॉन्टली सेम लाइन के ऊपर होंगे, तो इनके बीच का डिस्टेंस आप डायरेक्टली देख सकते हो या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हो। कितना आएगा बच्चों, 6 यूनिट्स आएगा। और अगर मैं दोनों के रेडियस को देखूं R1, अगर मैं दोनों के रेडियस का एडिशन करूं, अगर मैं दोनों सर्कल्स के रेडियस का एडिशन करूं तो R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी हो जाएगा 3 प्लस 3 इक्वल टू कितना, 6। तो अगर अपन जानते हैं कि सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस के एडिशन के बराबर होता है, तो इसका मतलब दोनों सर्कल जो होते हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे होते हैं, एक्सटर्नली टचिंग होते हैं। ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। आप देखिए कि ये पहले सर्कल का सेंटर है, ये दूसरे सर्कल का सेंटर है। अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं एक पॉइंट पे, तो इनके सेंटर के बीच की जो दूरी होगी बच्चों, वो इनके एग्जैक्टली रेडियस के किसके बराबर हो जाएगी, एडिशन के बराबर हो जाएगी। तो दोनों सर्कल की पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऐसी होगी, मतलब इनमें कितने पॉइंट्स कॉमन होंगे, तो एग्जैक्टली एक पॉइंट जहां पे ये टच करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है, सर्कल्स हैव ओनली वन मीटिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, let alpha beta gamma be the real roots of the equation x cube plus ax square plus bx plus c equal to 0। मतलब अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के क्या है बच्चों, रूट्स है, और a b c रियल नंबर्स है एंड a b नॉट इक्वल टू 0 है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, if the system of equations in u v w given by alpha u plus beta v plus gamma y this and this, ये तीन इक्वेशन दिए हैं, has non trivial solution then the value of a square by b पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो अगर अपन इस सिस्टम को देखें तो ये एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना, हम जानते हैं इस बात को। सामने की साइड 0 0 0 लिखा है, तो अगर मैं इसमें डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड निकालूंगा तो तीनों जीरो आएंगे। तो ऐसे सिस्टम का ट्रिवियल सोल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ट्रिवियल सोल्यूशन माने क्या बच्चों, ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब अपन जानते हैं कि 0 0 0। ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब अगर मैं तीनों वेरिएबल के बदले 0 0 0 डाल दूं तो ये सोल्यूशन तो इसका एग्जिस्ट कर ही रहा है। लेकिन अपन को क्वेश्चन में क्या बोला है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए। तो अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए अपन जानते हैं कि डेल्टा की जो वैल्यू है वो भी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि डेल्टा अगर 0 हो गया तो इस सिस्टम के इनफाइनाइट सोल्यूशंस आ जाएंगे। तो डेल्टा को अगर अपन 0 करें तो डेल्टा डिटर्मिनेंट अगर अपन लिखें तो वो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा, यहाँ पे आएगा बीटा, यहाँ पे आएगा गामा, फिर यहाँ पे आएगा बीटा, यहाँ पे आएगा गामा, यहाँ पे आएगा अल्फा, और यहाँ पे आएगा गामा अल्फा और बीटा। और ये वाली क्वांटिटी को अपन को क्या करना है बच्चों, इक्वल टू 0 करना है। ये तो एक स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है, इसका एक्सपांशन हम डायरेक्टली जानते हैं, या आप इसको खोल के भी देख सकते हैं, ज्यादा टफ नहीं रहेगा। 3 अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस गामा क्यूब इक्वल टू 0 आएगा। तो मैं उन तीन टर्म्स को सामने शिफ्ट कर दे रहा हूं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। इस डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन होता है 3 अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस गामा क्यूब, और क्योंकि इक्वल टू 0 दे रखा था तो मैंने बचे हुए टर्म्स को सामने शिफ्ट कर लिया। और ये तो अपन कुछ जानी पहचानी सी चीज में आ गए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर इक्वल टू 3 एबीसी होता है, यहाँ पे एबीसी का रोल कौन प्ले कर रहे हैं बच्चों, अल्फा बीटा गामा। तो हम जानते हैं कि यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज आती हैं, या तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, या तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा, यही पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से एलिमिनेट करने के लिए अपन क्वेश्चन का जो इनिशियल पार्ट है उसको यूज करेंगे। अल्फा बीटा गामा जो है वो इस क्यूबिक के क्या है बच्चों, रूट्स है। तो अगर इस क्यूबिक के रूट्स है तो अपन यहाँ से थियोरी ऑफ इक्वेशंस को यूज करके बड़े आराम से सम ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर मैं लिखूं तो वो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस ए आ जाएगा, मतलब माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और मैंने जैसे कि बोला था कि ऐसी इंफॉर्मेशन बहुत बार इंपॉर्टेंट होती है कि ए और बी नॉट इक्वल टू 0 दे रखे हैं, मतलब ए नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये वाली जो चीज है ये नॉट इक्वल टू 0 है। सम ऑफ रूट्स जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 ये पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ से ये वाला केस जो है ये हट जाएगा। तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों, गामा हो जाए। तो अगर इसके तीनों रूट्स इक्वल है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है, तो अपन को किस क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर बाई बी की। तो अपन यहाँ से देख सकते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा अगर अपन इसमें रख देंगे
तो a का वैल्यू सीधे सीधे अपने पास कितना आ जाएगा, -3 अल्फा आ जाएगा। अल्फा के टर्म्स में निकाल रहे हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा रख दिया। और अगर b का वैल्यू चाहिए तो उसके लिए अपन फिर से थियरी ऑफ इक्वेशन यूज करें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से b हो जाएगी। और क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है, तो अगर अपन ने अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा रख दिया तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, अल्फा के टर्म्स में ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, सबके बदले अल्फा डाल दो तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 3 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हमें कौन सा रेशियो चाहिए, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b। तो अगर अपन ये वाला रेशियो निकालें a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों, a स्क्वायर हो जाएगा अपने पास न्यूमरेटर में 9 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे कितना है b, जो कि कितना आया अपने पास 3 अल्फा स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर 2 में 3 दिया है, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रल dx इज इक्वल टू, तो ये क्वेश्चन जो है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के चैप्टर से है। आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। इस इंटीग्रल को मैं नाम अगर i दे दूं तो i में लिखा है इंटीग्रेशन 2x - 1 cos ऑफ अंडर रूट। अगर इसको अपन एक्सपांड कर दें तो ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ पे 1 आएगा, 1 + 5 6, मतलब डिनोमिनेटर में भी वही टर्म लिखा है, वही सेम टू सेम टर्म यहाँ पे अंदर स्क्वायर रूट में लिखा है। और अगर अपन ध्यान से देखें तो 4x स्क्वायर माइनस 4x + 6 को अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं p स्क्वायर, अच्छा p स्क्वायर सब्सटीट्यूट करने के पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि स्क्वायर रूट लगाए तो अपने लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, p स्क्वायर डालेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा ना बच्चों वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो अगर इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 8x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4 इक्वल टू 2p dp बाय dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे अपन तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 4x - 2 और उसमें से एक 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा बच्चों 2x - 1। dx को अगर मैं इधर ले लूं तो अपने पास सामने कितना आ जाएगा बच्चों, p × dp। तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं 2x - 1 × dx को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, p dp डिवाइडेड बाय 2 से। तो अगर इस सब्स्टिट्यूशन को मैं इस इंटीग्रल में यूज करूं तो अपने पास क्या आएगा बच्चों, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 1 × dx, 2x - 1 × dx के बदले में लिख दे रहा हूं p dp डिवाइडेड बाय 2। अब cos ऑफ, cos के अंदर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, यही चीज लिखी हुई है 4x स्क्वायर माइनस 4x + 6। इसको अगर मैं यहाँ पे p स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दूं तो p स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपने पास कितना आ जाएगा, p डिवाइडेड बाय नीचे भी कितना लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, मतलब नीचे भी कितना हो जाएगा बच्चों, p। तो ये देखो कितना आसान इंटीग्रल बन गया। तो यहाँ से p और p कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 को बाहर ले लो तो i इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x करोगे तो ये आ जाएगा sin p प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लग जाएगा यहाँ पे c। p को आप रीसब्स्टिट्यूट कर दें, c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, p को अपन रीसब्स्टिट्यूट कर दें तो i इक्वल टू अपने पास आ जाएगा हाफ टाइम्स साइन, p के बदले अपन लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 4x + 6 और लास्ट में कांस्टेंट c तो था ही। तो अब अपन अगर ऑप्शंस के साथ मैच करें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसको आप ऐसे बंद करके भी लिख सकते हैं 2x - 1 के होल स्क्वायर प्लस 5 को आप ओपन करेंगे तो एग्जैक्टली यही वाला एक्सप्रेशन आने वाला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स विच पासेस थ्रू द पॉइंट, लाइन वहां से पास कर रही है एंड मेक्स एन एंगल tan इनवर्स √2 विद द स्ट्रेट लाइन दिस। फिर से स्ट्रेट लाइंस के चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आइए देखें इसको कैसे करें। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, एक स्ट्रेट लाइन अपन को ऑलरेडी पता है, मान लीजिए ये L स्ट्रेट लाइन है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इस वाली स्ट्रेट लाइन को मैंने L लाइन बोल दिया है। अब अपन को एक ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए जो 1,3 से पास कर रही है और इस स्ट्रेट लाइन के साथ कुछ एंगल बना रही है। मतलब ये मान लो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है, ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन L1 है, तो ये इस स्ट्रेट लाइन के साथ गिवन एंगल थीटा बना रही है। थीटा की वैल्यू अपन को दिया है, tan थीटा का वैल्यू कितना दिया है, √2। और साथ साथ में ये वाली स्ट्रेट लाइन जो है वो किस पॉइंट से पास कर रही है,
1,3 पॉइंट से पास कर रही है। आप 1,3 इस लाइन में सेटिस्फाई करवा के देख लें तो वो उसके ऊपर तो लाई नहीं कर रहा है, मतलब वो केवल इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस पॉइंट से पास होने वाली और इस एल लाइन से एक पर्टिकुलर एंगल बनाने वाली दो लाइंस एग्जिस्ट कर सकती हैं। एक लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है, दूसरी लाइन ऐसी हो सकती है ना। तो अपनी रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप को अगर मैं m बोल दूं और ये जो l लाइन है इसका स्लोप मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में अगर मैं इसको लिख दूं तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है बच्चों? इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप 3√2 है, बरोबर है। और इस स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कितना है? tan थीटा इक्वल टू √2। तो अगर एंगल बिटवीन टू लाइंस की फॉर्मूला अपन यूज करें tan थीटा, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है √2, इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2। एक स्लोप मुझे नहीं पता, m माइनस m2 का वैल्यू कितना है बच्चों? 3√2। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 m2 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3√2 इंटू m, ये वाला मॉड। अब इसको बस अपन को सॉल्व करना है, क्योंकि मॉड है तो प्लस माइनस से खुलेगा। पहले इसको इधर लेके जाते हैं तो कितना आएगा? √2 प्लस ये हो जाएगा अपने पास √2 इंटू √2 3, तो ये हो जाएगा 6m इक्वल टू, या तो ये होगा m माइनस 3√2, या तो फिर ये होगा, अगर माइनस साइन से खोलें तो 3√2 माइनस m। एक बार मॉड को प्लस से खोलना है, एक बार माइनस से। दोनों से अगर अपन वैल्यू निकालें, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करें अगर अपन बच्चों, ये वाली वैल्यू 3√2 है, फिर से लिख देते हैं, ये 3√2 था, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या आएगा? 6m माइनस m लिखेंगे तो ये आएगा बच्चों 5m इक्वल टू √2 को उधर भेजें तो ये हो जाएगा -4√2। तो एक पॉसिबल स्लोप का वैल्यू आ जाएगा माइनस टाइम्स 4√2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है बच्चों। अगर अपन इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करें तो m को इधर शिफ्ट करेंगे तो अपने पास आएगा बच्चों 7m इक्वल टू 3√2 में से √2 घटाएं तो अपने पास बच जाएगा 2√2। तो यहां से बच्चों m की वैल्यू आ जाएगी 2√2 डिवाइडेड बाय 7। तो जैसे कि मैंने बताया था, ऐसे दो पॉसिबल लाइंस है तो दो स्लोप अपने पास आ रहे हैं। अगर अपन सारे ऑप्शंस में देखें तो ये 4√2 बाय 5 वाले टाइप के सारे ऑप्शंस है, तो वो अपन से ये वाली लाइन जानना चाह रहा है। तो अगर अपन क्वेश्चंस में ऑप्शंस में चेक करें, डायरेक्टली लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। अपन को लाइन का स्लोप पता लग चुका है और लाइन जो है वो इस वाले पॉइंट से पास कर रही है, तो अपन लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप, स्लोप है -4√2 बाय 5 टाइम्स x माइनस x1, मतलब ये हो जाएगा x माइनस 1, बरोबर, सिंपल है। तो अगर अपन इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें और ऑप्शंस के साथ मैच करें तो अपन पाएंगे सही ऑप्शन आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 1। आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो, -4√2 बाय 5 कौन से लाइंस का स्लोप है। यहाँ से आप देख पा रहे हो -4√2 बाय 5 इस लाइन का स्लोप है और इस लाइन का स्लोप है। इस लाइन का स्लोप -4√2 बाय 5 नहीं है तो ये तो पहले ही हट गया। इस लाइन का स्लोप भी -4√2 बाय 5 नहीं है तो ये वाली लाइन भी हट जाएगी। तो इन्हीं दोनों में से कोई आएगा, तो इसको रीअरेंज करें तो अपने को ये आंसर मिल जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x अपॉन 3x³ इज इक्वल टू l, देन द वैल्यू ऑफ 6l + 1 पूछ रहा है। तो सिंपल लिमिट्स का क्वेश्चन है। अपन को इसमें क्या करना है, अगर मैं इसको l लिमिट बोल दूं, l इक्वल टू एक्सपांशन सीरीज लगाएं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन इनवर्स x और tan इनवर्स x के अगर मैं एक्सपांशन यूज करूं, डायरेक्ट आप जब इसमें 0 डाल रहे हैं तो ये 0/0 फॉर्मेट आ रहा है। तो एक्सपांशन सीरीज यूज करेंगे तो इसका एक्सपांशन क्या आएगा बच्चों? ये हो जाएगा x प्लस x³ बाय 6। ये बात को भी नोटिस करें कि क्योंकि डिनोमिनेटर में x³ वाला टर्म है तो अपन को इसके आगे के टर्म से कोई मतलब नहीं है, एंड सो ऑन चलते जाएगा। माइनस tan इनवर्स x का एक्सपांशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस, यहाँ पे भी अपन को कहां तक लिखना है बच्चों? x³ तक लिखना है, तो ये हो जाएगा x माइनस x³ बाय 3 एंड सो ऑन चलते जाएगा। tan इनवर्स x का एक्सपांशन डिवाइडेड बाय, नीचे लिखा हुआ है बच्चों, नीचे लिखा हुआ है 3x³। बहुत ही सिंपल हो गया अब तो। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ से x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो l लिमिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0,
लिमिट x टेंडिंग टू 0, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा 1/6 और यहाँ से आ जाएगा प्लस 1/3, ये हो जाएगा एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। फिर आगे x की पावर 5 का कोएफिशिएंट आए, कौन से टर्म्स आए उससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3x³ लिखा है तो वो सारे टर्म्स 0 की तरफ जाएंगे। जब आप x³ को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो x टेंडिंग टू 0 पे वो न्यूमरेटर में टर्म्स बचेंगे और सारे 0 हो जाएंगे। तो डायरेक्टली अगर मैं इस लिमिट की वैल्यू चाहता हूँ तो यहाँ से L लिमिट का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, L लिमिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 2/6, तो ये हाफ अपॉन नीचे 3, x³ कैंसिल होने के बाद ये लिमिट का वैल्यू आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में हाफ लिखा है और डिनोमिनेटर में 3, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1/6। तो L लिमिट का वैल्यू है 1/6। तो हमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, 6L + 1, तो 6L + 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6L का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर 4 में अपने पास 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर एंड 3D से है, वेक्टर के ऊपर। अ वेक्टर A has components 3p and 1 with respect to a rectangular Cartesian system. This system is rotated through a certain angle about the origin in the counterclockwise sense. ठीक है, if with respect to the new system A vector has components p + 1 and √10, then a value of p is equal to। अब वो बोल रहा है कि एक सिस्टम है, उसमें एक वेक्टर है, फिर उस सिस्टम के एक्सिस को अपन ने काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट किया है और उसके वेक्टर के नए कंपोनेंट्स दिए हैं, तो अपन को वो पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा है p की। ये बात अपन जानते हैं कि अगर अपन रोटेट भी करते हैं तो क्या प्रिजर्व होगा चीज, वो है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर मैं फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये अपने ओरिजिनल रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम है, अगर मैं इसको टिल्ट भी करता हूँ किसी काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में किसी एंगल अल्फा से, तो वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओल्ड सिस्टम में और न्यू सिस्टम में सेम रहने वाला है क्योंकि लेंथ तो प्रिजर्व होगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन द ओल्ड सिस्टम इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन द न्यू सिस्टम। ये तो सिंपल सी बात है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन द न्यू सिस्टम, दोनों साइड अपन स्क्वायर करके लिख लेते हैं, बरोबर है, तो ये बातें इक्वल होंगी। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं, पुराने में उसके कंपोनेंट्स क्या दिए हैं 3p and 1, तो पुराना जो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3p² प्लस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट आता है लेकिन अपन ने ऑलरेडी स्क्वायर कर दिया है तो अपन को चिंता करने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू नए सिस्टम में उसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा, उसके कंपोनेंट्स क्या है, p + 1 एक कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट √10 है, तो ये हो जाएगा p + 1 का होल स्क्वायर प्लस √10 का होल स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। बस खत्म कहानी। अब इसको सॉल्व करना है अपन को, तो ये आएगा 9p² + 1 इक्वल टू ये हो जाएगा p² + 2p + 1 + 10, तो ये 11 हो गया। अगर अपन थोड़ा सा रीअरेंज करें टर्म्स को तो ये क्या आएगा बच्चों 8p² - 2p और यहाँ पे आ जाएगा -10 इक्वल टू 0। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 कैंसिल आउट होने के बाद बच्चों ये क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी, यहाँ पे करते हैं इसको। तो बच्चों 2 कैंसिल आउट होने के बाद ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी 4p² - p - 5 इक्वल टू 0। इसको अपन बड़े आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 4p² - 5p + 4p - 5 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करें तो एक फैक्टर आ जाएगा p + 1 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा बच्चों 4p - 5 इक्वल टू 0। तो p के कौन से पॉसिबल वैल्यूज आएंगे, या तो बच्चों p का वैल्यू -1 आएगा, या तो बच्चों p का वैल्यू कितना आएगा 5/4। अब अपन इसके लिए ऑप्शंस चेक कर लें। 5/4 किसी ऑप्शन में दिया है, 1 तो नहीं है, -5/4 नहीं, 4/5 नहीं, तो 5/4 तो नहीं है, -1, हाँ बिल्कुल -1 यहाँ पे दिख रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के चैप्टर से क्वेश्चन है। इफ द इक्वेशन a टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ z² प्लस अल्फा बार z प्लस अल्फा z बार का होल बार प्लस d इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। अच्छा, ये इक्वेशन अगर एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रही है वेर a एंड d
आर रियल कांस्टेंट, मतलब ए और डी रियल नंबर्स दिए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट। तो कुछ ऑप्शंस दिए, अल्फा स्क्वायर माइनस एडी की बात कर रहा है, मतलब बेसिकली ये रेडियस की बात कर रहा है। ये चीज अपन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ते हैं कि इस टाइप की जो इक्वेशन होती है वो एक सर्कल रिप्रेजेंट करती है। इसमें अगर मैं a से डिवाइड कर दूं और मॉड z स्क्वायर को अगर अपन लिखें z इंटू जेड बार, तो ये सर्कल का जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस अगर मैं इस ऊपर वाले कॉन्जुगेट को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ये हो जाएगा अल्फा बार z का कॉन्जुगेट, ऐसे अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्लस ये हो जाएगा अल्फा z बार का होल कॉन्जुगेट, और प्लस यहाँ पे लिखा है d इक्वल टू 0। मैंने a यहाँ से a से डिवाइड किया था तो इसके नीचे a आ जाएगा, इसके नीचे a आ जाएगा और यहाँ पे इसके नीचे a आ जाएगा। तो थोड़ा सा और अच्छे से अगर अपन इस इक्वेशन को लिखें तो z बार प्लस ये हो जाएगा, फिर से अगर मैं कॉन्जुगेट को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो अल्फा आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा z बार डिवाइडेड बाय नीचे a, प्लस यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बार z डिवाइडेड बाय a और प्लस आ जाएगा d डिवाइडेड बाय a इक्वल टू 0। तो अगर ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करती है तो हम जानते हैं कि इस सर्कल का जो सेंटर होता है वो सेंटर क्या होता है, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ z बार, तो माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय a इसका सेंटर हो जाएगा। और अगर इसके रेडियस की अपन बात करें तो बच्चों इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ z बार का जो कोएफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अल्फा बाय a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा d डिवाइडेड बाय a। ये डायरेक्ट रेडियस का फॉर्मूला है जो कि अपन जानते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये a स्क्वायर, क्योंकि a तो रियल नंबर है तो अगर एलसीएम लें तो a बाहर आ जाएगा और अंदर अपने पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे अपन ने बच्चों एलसीएम लिया था तो ये होगा ad और a बाहर आ चुका है। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर एक ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अगर सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका जो रेडियस का जो वैल्यू आता है वो रियल आना चाहिए, मतलब मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस एडी का वैल्यू कैसा होना चाहिए बच्चों, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 हो गया तो ये पॉइंट सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। और साथ साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चों a क्या नहीं होना चाहिए, बच्चों a 0 नहीं होना चाहिए, है ना, a 0 नहीं होना चाहिए। एक्चुअली वास्तव में जब अपन बाहर निकालेंगे तो अपन को मॉड a लिखना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि नीचे a स्क्वायर था और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बाहर मॉड a आएगा, तो बस a क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो अब अपन बेस्ट ऑप्शन कौन सा सूट कर रहा है इसको देखें तो फर्स्ट ऑप्शन तो मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस एडी नॉट इक्वल टू 0 गलत बात है, अगर वो नेगेटिव हो गया तो सर्कल नहीं आएगा। मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस एडी ग्रेटर देन 0 चल जाएगा, एंड a बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 0 बिल्कुल सही बात है। बाकी दोनों ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे उसने a बिलोंग्स टू r दिया है, तो a r तो नहीं हो सकता। अपन को ये देखना है कि a का वैल्यू 0 ना हो, क्योंकि a का वैल्यू 0 हो गया तो फिर ये सर्कल रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे बोल रहा है अल्फा इक्वल टू 0 और ad बिलोंग्स टू r प्लस, तो ये गलत हो गया। तो डायरेक्टली अपन यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर द 4 सर्कल्स M N O P फॉलोइंग 4 इक्वेशंस आर गिवन। फिर से सर्कल चैप्टर से अपने पास एक क्वेश्चन है। ये एक सर्कल है M, ये N, ये O, ये P। अब वो बोल रहा है इफ द सेंटर ऑफ M इज जॉइंड विद द सेंटर ऑफ N, मतलब M के सेंटर को N से ज्वाइन किया, फिर N के सेंटर को O से ज्वाइन किया और O के सेंटर को P के सेंटर से ज्वाइन किया, तो इस लाइंस से जो फिगर बनेगा बच्चों वो फिगर क्या होगा, अपन को ये बताना है। तो उसके लिए मुझे पहले चारों सर्कल के सेंटर निकालने पड़ेंगे। ये बहुत ही आसान काम है। पहला तो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस सर्कल का सेंटर अगर मैं लिखूं, इस सर्कल का सेंटर अगर अपन लिखे, यहाँ पे नीचे लिखते हैं सेंटर ऑफ सर्कल M, तो बच्चों ये सेंटर कितना हो जाएगा, हम जानते हैं 0,0 इसका सेंटर है ना, क्योंकि ये सीधे सीधे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा है। अगर इसकी बात करें n सर्कल वाले की, तो n सर्कल का सेंटर कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट तो 0 आ जाएगा और x कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि सेंटर माइनस g माइनस f होता है ना, जनरल फॉर्म से कंपेयर करके। O वाली जो सर्कल है उसका सेंटर कितना हो जाएगा, O वाली सर्कल का सेंटर हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस g माइनस f करेंगे तो 1,1 आ जाएगा। और लास्ट में कौन सा P वाला सर्कल है, तो P वाले सर्कल के सेंटर की बात करें बच्चों, तो P वाले सर्कल का सेंटर कितना आ जाएगा, यहां से अपन देख सकते हैं वो आ जाएगा 0,1। अब इनको अगर मैं प्लॉट करूं, अगर इन चारों पॉइंट्स को मैं प्लॉट करूं तो अपन बड़े आराम से देख पाएंगे कि फिगर क्या बन रहा है, y एक्सिस x एक्सिस। पहले तो M सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, मतलब ये
इसको मैं सी एम लिख देता हूं, सेंटर ऑफ एम सर्कल, उसको अपन सी एम लिख देते हैं। सी एम जो है वो ओरिजिन है। फिर उसके बाद सी एन क्या है, 1,0। हम जानते हैं बच्चों 1,0 पॉइंट यहाँ पे होगा, ये एन सर्कल का सेंटर है। फिर ओ सर्कल का सेंटर 1,1 है, ओ सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं पे होगा 1,1, और बाद में पी सर्कल का सेंटर 0,1 है, तो 0,1 यहाँ कहीं पे होगा। तो अगर अपन इन चारों को ज्वाइन करते हैं, देखो m को अपन को n के साथ ज्वाइन करना है, m को n के साथ, n को o के साथ, और o के सेंटर को p के सेंटर के साथ। तो मैंने अगर इन चारों को ज्वाइन किया और बाद में p के सेंटर को m के साथ, तो आप बड़े आराम से देख सकते हो कि ये फिगर क्या बन रहा है बच्चों, तो एक स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, चारों एंगल 90 डिग्री है। और क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट 1,1 है, इसके कोऑर्डिनेट 1,0 है, और इसके कोऑर्डिनेट्स 0,1 है, तो हर एक साइड की वैल्यू कितनी है, हर एक साइड लेंथ कितनी है बच्चों, 1 है। तो इनके सेंटर से जो फिगर बन रहा है वो क्या है बच्चों, स्क्वायर। तो हम देखें कि कौन सा ऑप्शन होगा, बेस्ट ऑप्शन नंबर 2 स्क्वायर। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल्फा बीटा आर नेचुरल नंबर सच दैट 100 की पावर अल्फा माइनस 199 बीटा इक्वल टू कुछ ये सीरीज दे रखी है, देन द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अल्फा बीटा एंड ओरिजिन इज। वास्तव में तो अपन बोलेंगे ये सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, क्योंकि इस सीरीज का अपन से सम निकलवा रहा है, बस लास्ट में उसने थोड़ा स्ट्रेट लाइन का ट्विस्ट डाल दिया है कि ये अल्फा और बीटा और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा। तो पहले तो बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का सम निकालने से। ऐसी सीरीज अपन ने बहुत बार देखी हुई है। अगर एक बार के लिए इस सीरीज को मैं एस नाम दे दूं, इस सीरीज को मैं एस नाम दे दूं, इसमें अपन देखें कि लिखा क्या है, 100 इंटू 100 लिखा है, मतलब ये बेसिकली क्या लिखा है बच्चों, 100 का स्क्वायर लिखा है। आप जनरल टर्म लिख के भी डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। फिर प्लस, अब ये 99 इंटू 101 लिखा है, तो 99 को बच्चों अपन क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1, और इंटू 101 को क्या लिखेंगे बच्चों अपन, 100 प्लस 1। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, है ना। फिर सेकंड वाला 98 इंटू 102 है, तो 98 इंटू 102 को अपन कैसे लिखेंगे, ये लिखा है बच्चों 100 माइनस 2 इंटू 100 प्लस 2। यही चीज आपको जनरल टर्म से भी डायरेक्टली पता लग जाएगी। और एंड सो ऑन, अपना प्रोसेस बच्चों कहां तक जा रहा है, ये वाला प्रोसेस जो है ये कहां तक कैरी ऑन हो रहा है, 1 इंटू 199, मतलब ये क्या लिखा हुआ है लास्ट में, 100 माइनस 99 और इंटू 100 प्लस 99। तो अपन जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर है तो उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आएगा 100 का स्क्वायर, फिर बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। ये सिलसिला चलते जा रहा है, ये सिलसिला चलते जा रहा है 100 का स्क्वायर माइनस 99 के स्क्वायर तक। ये लास्ट वाला टर्म जो है वो ये हो जाएगा। तो अब अगर अपन इस सीरीज में देखें तो 100 स्क्वायर 100 स्क्वायर 100 स्क्वायर कितनी बार आ चुका, 100 स्क्वायर 100 स्क्वायर टोटल कितने टर्म्स थे अगर अपन इसमें देखें तो 100 से लेकर के 1 तक जा रहा है, मतलब टोटल 100 टर्म्स है इसके अंदर। तो s इक्वल टू 100 स्क्वायर इसमें कितनी बार आ जाएगा बच्चों, 100 टाइम्स आ जाएगा 100 स्क्वायर, 100 टाइम्स आ जाएगा ये 100 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इस सीरीज का सम अपन जानते हैं बड़े आराम से, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन चलते जा रहा है कहां तक बच्चों, 99 के स्क्वायर तक। ठीक है, अगर अपन इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएं तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट में तो अपने पास आ जाएगा 100 इंटू 100 का स्क्वायर, मतलब ये 100 का क्यूब, कुछ कुछ इस फॉर्मेट में बनता दिख रहा है अपन को 100 की पावर अल्फा, और बस अब 199 टाइम्स बीटा, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो इसकी फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होती है, फर्स्ट कंसेक्यूटिव n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 ये फॉर्मूला होती है। यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, ये सभी बच्चों को पता होनी चाहिए, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये फर्स्ट कंसेक्यूटिव n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स के सम की फॉर्मूला होती है। इसमें n को अपन कितना डालेंगे बच्चों, 99 डालेंगे। तो जैसे ही अपन ने इसमें n को 99 डाला तो ये आएगा बच्चों 99 इंटू ये आएगा 100 इंटू 198 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 199। तो देखो बच्चों 199 वाला टर्म भी बन गया डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे देखो 199 इंटू कुछ लिखा हुआ था, मतलब मुझे इस कुछ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको कैंसिल आउट करें अपन और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 2। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 33 इंटू 50 आ जाएगा जो कि हो जाएगा 1650। तो ये हो जाएगा 100 क्यूब
माइनस 199 को अपन एज इट इज रहने देते हैं और इंटू ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 50 टाइम्स 33 इंटू 50 करेंगे तो ये आ जाएगा 1650। इसको फिर से लिख लेते हैं, ये है 1650। तो अब अगर मैं इस सीरीज के सम को इससे कंपेयर करूं 100 की पावर अल्फा माइनस 199 बीटा, तो हम पाएंगे कि अल्फा का वैल्यू बच्चों 3 हो गया और बीटा का वैल्यू कितना हो गया, बीटा का वैल्यू हो गया 1650। तो अब अपन को क्या चाहिए, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अल्फा बीटा एंड द ओरिजिन, मतलब अल्फा बीटा ये वाला पॉइंट है और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप लिखना है। तो एक पॉइंट अपना ये है, एक पॉइंट अपना ये है P पॉइंट। अगर मैं बोल दूं अल्फा बीटा, P के कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं अल्फा बीटा बोल दूं तो अल्फा का वैल्यू 3 है और बीटा का वैल्यू 1650 है, तो ये एक पॉइंट हो गया। और O पॉइंट मान लो ओरिजिन है, O पॉइंट मान लो ओरिजिन है, तो स्लोप हम जानते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 1650 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0, तो 1650 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो डायरेक्टली हम जानते हैं कि आंसर हो जाएगा 550। तो ये ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, where greatest integer x, where this denotes the greatest integer less than or equal to x is defined for all x belonging to। मतलब बेसिकली इसमें fx फंक्शन जो दिया है बच्चों, इसका अपन को क्या बात करना है, डोमेन का बात करना है। जैसे कि अपन जानते हैं कि अगर मेरे पास कोसेक इनवर्स x लिखा हुआ है तो इसमें x की कौन सी परमिसिबल वैल्यूज होती है, इसमें अपन x को क्या क्या डाल सकते हैं, इसमें अपन बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के -1, मतलब x का वैल्यू -1 या -1 से छोटा होना चाहिए, -1 या -1 से छोटा होना चाहिए, माइनस इंफिनिटी से -1, या फिर 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। ये x की वैल्यूज है कोसेक इनवर्स x के अंदर। और नीचे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा है। ये सभी बच्चे जानते हैं कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बच्चों किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट x के इक्वल होता है। और फ्रैक्शनल पार्ट x की अगर अपन वैल्यू की बात करें तो फ्रैक्शनल पार्ट x कहां से कहां लाई करता है बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट x 0 से 1 में लाई करता है, 1 ओपन। फ्रैक्शनल पार्ट x का जो आउटपुट आता है, जो उसकी वैल्यू आती है, वो 0 से 1 में लाई करती है। और इसमें आप x के बदले कुछ भी डाल सकते हो, x के बदले आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अपन देखें कि ये जो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x वाला पार्ट है ये डिनोमिनेटर में लिखा है, तो मुझे इस बात को समझना पड़ेगा कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता बच्चों, क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू 0 कब होता है, तो ये इंटीजर्स पे होता है। ये हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब इसके अंदर x जो है वो क्या बनेगा बच्चों, इंटीजर बनेगा। तो अगर मैं इसमें x के बदले कोई भी इंटीजर डालूंगा तो इसकी वैल्यू 0 आने वाली है। तो अगर मुझे पूरे क्वेश्चन का ओवरऑल डोमेन चाहिए तो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें मैं बोलूं x बिलोंग्स टू r माइनस सेट ऑफ इंटीजर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसके लिए x के परमिसिबल वैल्यूज ये है कि आप कोई भी रियल नंबर डालो, बस क्या मत डालो बच्चों, इंटीजर मत डालो। और न्यूमरेटर में जो x लिखा है उसके लिए ये रेस्ट्रिक्शन है। तो अपन को दोनों का क्या करना पड़ेगा, फाइनली इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि दिस डिवाइडेड बाय दिस लिखा है तो अपन को फाइनल डोमेन मिल जाएगा। तो अगर अपन इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो अब अपन ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑल रियल्स एक्सेप्ट इंटीजर्स, ये तो गलत बात हो गई क्योंकि इसके अंदर तो -1 से 1 वाला भी इंटरवल आ जाएगा जो कि कोसेक इनवर्स x को नहीं चलेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन ऑल नॉन इंटीजर्स, ठीक है, एक्सेप्ट द इंटरवल -1 से 1, बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसका और इसका इंटरसेक्शन करोगे तो बस माइनस इंफिनिटी से -1 और 1 से इंफिनिटी के बीच के अपन को सारे क्या हटा देने हैं बच्चों, इंटीजर्स हटा देने हैं, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में इंटीजर नहीं चलेगा। तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से सीक्वेंस सीरीज का, इस सीरीज का अपन को सम निकालना है। 1/3 स्क्वायर -1, 1/5 स्क्वायर -1 एंड सो ऑन चलते जा रहा है। 1/201 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू। तो अगर मैं इस सीरीज को नाम बच्चों s दे दूं, इस सीरीज को नाम मैंने s दे दिया। अब इसका जनरल टर्म अपन लिखेंगे तो अपने लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है, मतलब बेसिकली सारे ऑड नंबर्स लिखे हैं। तो यहाँ पे अपन सिग्मा लगाते हैं। सिग्मा r इक्वल टू कहां से स्टार्ट करते हैं देखना है,
1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, इसको मैं लिखूं क्योंकि ऑड नंबर है तो 2r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब आप ध्यान से देखिए कि मुझे फर्स्ट टर्म 3 चाहिए तो r को अपन कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर r को 1 डालोगे इसमें बच्चों तो ये 3 स्क्वायर आएगा, r को 2 डालोगे तो 5 स्क्वायर आएगा, तो ऐसे ये पूरी सीरीज बनेगी। और अंत में अपन को कहां तक जाना है, 201 तक जाना है। तो मतलब r को अपन लास्ट में कितना डालेंगे बच्चों, 100। जैसे ही आप r को 100 डालोगे तो ये लास्ट टर्म आ जाएगा, तो ये अपन ने इसका जनरल टर्म लिख लिया। अब जनरल टर्म लिखने के बाद यहाँ पे नीचे अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएं तो अपने पास क्या आएगा, सिग्मा। सिग्मा अपन को पता है, मैं फिर से लिख नहीं रहा हूं, r इक्वल टू 1 से 100 जा रहा है, नीचे अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएं तो क्या आएगा 1 अपॉन a प्लस बी, मतलब 2r प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 कॉमन अंदर आ जाएगा बच्चों r प्लस 1। तो ये हो गया a प्लस बी, और a माइनस बी करेंगे तो 2r प्लस 1 माइनस 1, तो इंटू कितना आ जाएगा बच्चों, इंटू 2r आ जाएगा। तो इसको अगर अपन थोड़ा सा फिर से लिख ले तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा r इक्वल टू 1/4 जो उसमें बन रहा है उसको बाहर निकाल लेते हैं, 1/4 जो उसके अंदर बन रहा है तो 1/4 बाहर आ गया, सिग्मा यहाँ पे आएगा r इक्वल टू 1 से लेकर के 100, 1 अपॉन r इंटू r प्लस 1। अब ऐसी सीरीज का सम कैसे निकालना है अपन जानते हैं। अपनी कोशिश क्या रहती है कि अपन इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस क्रिएट करें। यहाँ पे कैसे भी करके दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का अगर अपन ने डिफरेंस क्रिएट कर लिया तो अपना काम हो जाएगा। तो उसके लिए मैं ऊपर जो 1 लिखा है उसको कैसे लिख लेता हूं, r प्लस 1 में से मैं अगर r सब्ट्रैक्ट कर दूं, r प्लस 1 में से r सब्ट्रैक्ट कर दूं तभी भी तो 1 ही रहेगा, तो मुझे उसको बैलेंस करने के लिए कुछ डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो 1/4 टाइम्स अपने पास क्या आएगा बच्चों, सिग्मा, अपने पास आएगा सिग्मा। अगर मैं डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो r प्लस 1 पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा बच्चों 1/r माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/r प्लस 1। अगर मैंने पूरे डिनोमिनेटर को इसके नीचे लिखा तो r r कैंसिल हो जाएगा, और r को अपन को कहां से कहां दौड़ाना है, r को अपन को 1 से 100 दौड़ाना है। बस काम हो गया अपना। अब इसमें r की अलग अलग वैल्यूज अपन डालते जाएंगे और देखते हैं टर्म्स क्या बन रहा है। यहाँ पे लिखता हूं मैं, अगर मैंने इसमें r को 1 डाला, 1/4 तो है ही बार, मैं पहले केवल इस सीरीज की बात कर रहा हूं। अगर r को मैंने 1 डाला तो बच्चों यहाँ पे आएगा 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, हाफ। फिर r को मैंने 2 डाला इसके अंदर तो बच्चों यहाँ पे कितना आएगा, हाफ माइनस 1/3। फिर r को मैंने इसमें 3 पुट किया तो कितना आएगा बच्चों, 1/3 माइनस 1/4। ऐसे सिलसिला चलते जाएगा। लास्ट में आप क्या पुट करोगे, 100 पुट करोगे तो आपके पास आएगा 1/100 माइनस 1/101। ठीक है। अब अगर अपन ऐड करें तो यहाँ से हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, 1/3 कैंसिल, 1/4 कैंसिल। ये कैंसिल करने का पैटर्न अपन को यहाँ से पता लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर 1/100 बनेगा जो कि इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सबको ऐड करना था तो मैंने ऐड कर दिया। तो फाइनली अपने पास एस सीरीज का सम कितना आएगा बच्चों, 1/4 टाइम्स। यहाँ पे अंदर कौन बचेगा, एक तो 1 बच गया और एक तो 1/101 बच गया, तो ये आएगा 1 माइनस 1/101। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो, 101 माइनस 1 100 हो जाएगा, उसको 4 से डिवाइड करें तो 25 और नीचे डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, 101। तो ये अपना आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना सही आंसर हो गया। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द फंक्शंस आर डिफाइंड एज fx इक्वल टू रूट एक्स और gx इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स, देन व्हाट इज द कॉमन डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फंक्शंस चैप्टर से क्वेश्चन है, सिंपल डोमेन की बातें कर रहा है कि f प्लस जी, f माइनस जी, f बाई जी, g बाई f, g माइनस f, इन सारे फंक्शंस का अपन को कॉमन डोमेन बताना है क्या होगा। तो उसके लिए पहले fx के डोमेन की बात कर ले बच्चों। तो डोमेन ऑफ f क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा है तो x क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो अपन डायरेक्टली बोलेंगे f फंक्शन का डोमेन क्या आएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। और gx फंक्शन की बात करें बच्चों तो डोमेन ऑफ g फंक्शन क्या आएगा, उसमें 1 माइनस एक्स लिखा है, तो क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो अपन बोलेंगे 1 माइनस एक्स जो है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां से अपन कंक्लूड करें कि x क्या होगा बच्चों, लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ये f का डोमेन आ गया, ये g का डोमेन आ गया। अब एक एक करके इन फंक्शंस की अगर अपन डोमेन की बात करें तो सबसे पहला जो है वो है f प्लस g। तो मतलब f प्लस जी फंक्शन का डोमेन क्या होगा बच्चों, इसके डोमेन और इसके डोमेन का सिंपल अपन को क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला बोल रहा है 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, f फंक्शन का डोमेन बोल रहा है कि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, एंड g फंक्शन का डोमेन बोल रहा है कि x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी कुछ भी हो सकती है।
1 या 1 से छोटी कुछ भी हो सकती है। तो इनके कॉमन डोमेन में क्या आएगा बच्चों, कॉमन डोमेन में आएगा 0 से लेकर के 1। तो f प्लस g की अगर मैं डोमेन की बात करूं तो इसमें क्या आएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 0 से 1 क्लोज्ड, क्योंकि x की वैल्यू 1 भी हो सकती है 0 भी हो सकती है, कोई भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्टली सिमिलरली f माइनस जी की भी अगर मैं बात करूं तो f माइनस जी में भी f के डोमेन और g के डोमेन का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो इसके लिए भी अगर मैं डोमेन की बात करूं तो इसका डोमेन भी बच्चों क्या आ जाएगा, 0 से 1 में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। f डिवाइडेड बाई g, अब यहां पे अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। f डिवाइडेड बाई g का मतलब बेसिकली fx बाई gx फंक्शन है। तो क्योंकि अब gx फंक्शन डिनोमिनेटर में आ चुका है तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। तो अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो इसमें अपन बोलेंगे x बिलोंग्स टू, देखो न्यूमरेटर 0 हो सकता है, मतलब x की वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि x की वैल्यू 0 होगी तो fx 0 होगा। तो x की वैल्यू 0 तो हो सकती है, लेकिन अब gx फंक्शन क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो gx फंक्शन 0 कब होगा, जब आप इसमें x को क्या डालोगे बच्चों, 1 डालोगे। तो अब अपन 1 पे क्या डाल देंगे, ओपन डाल देंगे, सिंपल सा लॉजिक है ना। बस 1 नहीं ले सकते, उसके अलावा सारी वैल्यूज ले सकते हैं, क्योंकि 1 लेने से gx 0 हो जाएगा। फिर g बाय f, अब एग्जैक्टली सिमिलरली बात करेंगे अपन g बाय f की। g बाय एफ की अगर मैं बात करूं तो अब f फंक्शन डिनोमिनेटर में आ चुका है, तो क्योंकि f डिनोमिनेटर में है तो ये 0 नहीं हो सकता। f 0 कब होगा, जब आप x को क्या डालोगे बच्चों, 0 डालोगे, इसमें x को 0 डालोगे तो fx का वैल्यू 0 होगा। तो अब अगर मैं g बाय एफ के डोमेन की बात करूं तो इसके लिए x कहां से कहां आएगा, 0 से 1। अब 1 हो सकता है वैल्यू, क्योंकि 1 डालने से तो gx 0 हो रहा है, लेकिन आप 0 नहीं डाल सकते हो, है ना, इसलिए अपन ने इस पे ओपन इंटरवल लगा दिया। और लास्ट में कौन सा फंक्शन है, g माइनस एफ। तो f माइनस जी लिखे या g माइनस एफ लिखे, g माइनस एफ फंक्शन का डोमेन भी इसके इक्वल ही होगा, है ना। g माइनस एफ में भी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी 0 हो जाए कोई आपत्ति नहीं है अपन को, f माइनस जी, g माइनस एफ दोनों का डोमेन सेम होगा। तो इन सारे फंक्शंस के मुझे कॉमन डोमेन की अगर बात करनी है तो आप देख पा रहे हो कि 0 से 1 के बीच में तो आ ही रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 अलाउड नहीं है और यहाँ पे 0 अलाउड नहीं है। तो अगर मैं कॉमन डोमेन की बात करूं तो मुझे इन सबके डोमेन का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। तो अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो आप देख पा रहे हो कि 0 से 1 के बीच की तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी, लेकिन 0 भी नहीं आएगा और 1 भी नहीं आएगा। ये दोनों क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हो 0 लेने से g बाय एफ को दिक्कत हो जाएगी और 1 लेने से f बाय जी फंक्शन को दिक्कत हो जाएगी। तो इन चारों डोमेन का आप इंटरसेक्शन करोगे तो आपको डायरेक्टली x की पॉसिबल वैल्यूज 0 से 1 मिल जाएंगी ओपन इंटरवल। तो कौन सा ऑप्शन है 0 से 1 ओपन इंटरवल, थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। fx इक्वल टू 1 बाय मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ax स्क्वायर प्लस b मॉड x लेस देन 1, ये डिफरेंशिएबल है एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन, डोमेन के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। एलसीडी चैप्टर का क्वेश्चन है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो अपन को वैल्यूज ऑफ a एंड b पता करनी है। ऐसे टाइप के बहुत क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। अब क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है तो ये कंटिन्यूअस भी होगा, है ना। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों को यूज करके अपन a और b में रिलेशन बनाएंगे। तो पहले अगर fx फंक्शन को मैं थोड़ा सा खोल के अच्छे से लिख लूं तो fx फंक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों अपने पास, अगर मैं fx फंक्शन को थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करूं तो मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब मान लो अगर x जो है वो -1 या -1 से छोटा हुआ है ना, तो उसका मॉड तो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या है, 1 बाय मॉड x, और क्योंकि x नेगेटिव है तो मॉड कौन सी साइन से खुलेगा, माइनस साइन से। तो यहाँ पे डेफिनेशन हो जाएगी -1 बाय x। अब मॉड x अगर 1 से छोटा है, मॉड x अगर 1 से छोटा है बच्चों, मतलब x कहां से कहां लाई कर रहा है बच्चों, x लाई कर रहा होगा -1 से लेकर के 1 में। तो अगर x -1 से 1 में लाई कर रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, और तभी इसकी डेफिनेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस b इसकी डेफिनेशन है। और लास्ट में जब x को मैं बोलूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो फिर से इसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा हो गया, तो ये वाली डेफिनेशन आएंगी। बस एक छोटा सा अंतर ये रहेगा, क्योंकि अब x पॉजिटिव है तो मॉड कौन सी साइन से खुल जाएगा, प्लस साइन से खुल जाएगा। तो क्योंकि ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। और ये कहां पे ब्रेक हो रहा है, एक तो -1 पे ब्रेक हो रहा है और एक तो 1 पे ब्रेक हो रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स पे मुझे इनकी कंटिन्यूटी सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। -1 पे अगर अपन लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा, x के बदले अपन यहां से डाल देंगे -1, और -1 पे वैल्यू भी अगर अपन देखें तो कितनी आने वाली है, -1 ऊपर था और अपन -1 डाल देंगे इसमें डायरेक्टली। और राइट हैंड लिमिट अगर अपन देखें तो राइट हैंड लिमिट बच्चों यहां से आएगी -1 डालने से सीधे, तो -1 डालने से क्या आएगा, a प्लस बी।
तो -1 पे अपन ने इसको कंटिन्यूअस बना दिया, मतलब a प्लस बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, यहां से अपन कंक्लूड करेंगे बच्चों कि a प्लस बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये जो काम मैंने -1 पे किया है, जब यही काम आप 1 के ऊपर करोगे तो आपको एग्जैक्टली सेम इक्वेशन मिलेगी। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू यहां से आएगी, है ना, आप टेंडिंग टू 1 डालोगे इसमें तो a प्लस बी होगा, और राइट हैंड लिमिट और यहाँ पे 1 पे वैल्यू दोनों ही 1 है, तो फिर से इक्वेशन बनेगी a प्लस बी इक्वल टू 1। तो एक इक्वेशन कंटिन्यूटी को यूज करके अपने पास ये आ गई। अब क्योंकि ये वाला फंक्शन अपन ने कंटिन्यूअस कर दिया है, अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो अब मैं डायरेक्टली f डैश x निकाल सकता हूं। क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो ये वाला काम अपन कर रहे हैं, तो f डैश x अगर मैं लिखूं तो f डैश x कितना आएगा बच्चों, f डैश x अपन लिखेंगे -1 बाय x का डेरिवेटिव ये हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर। बस यहां पे अब अपन को लिखना पड़ेगा x लेस देन -1, फिर इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2ax, और b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये कब की बात है, जब x कहां से कहां लाई करेगा, जब x लाई करेगा बच्चों -1 से 1 में, और लास्ट में 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 बाय एक्स स्क्वायर, और ये कब की बात है, जब x कैसा हो जाए बच्चों 1 से बड़ा। अब क्योंकि ये डिफरेंशिएबल भी है, क्वेश्चन में बोला है एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन, तो -1 पे और 1 पे ये डिफरेंशिएबल होने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होने चाहिए। -1 पे अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आ रहा है, यहां से x के बदले -1 डाल दो तो 1 आ रहा है, और -1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव यहां से आ रहा है, x के बदले -1 डालने से अपने पास कितना आएगा, ये -2 है। तो यहां से डायरेक्टली मुझे a की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, a की वैल्यू मेरे पास आ गई -1/2। अब यही काम आप जब 1 के ऊपर करोगे तो आपको एग्जैक्टली सेम चीज मिलेगी। 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहां से आएगा जो कि 2a होगा, और 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव यहां से आएगा जो कि कितना होगा, -1 होगा, तो फिर से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2। तो a का वैल्यू जैसे ही -1/2 आ गया, उसको उठा के बच्चों आप यहाँ पे पुट करो तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 + ½ हो जाएगा, तो b का वैल्यू 3/2 हो जाएगा। तो a -½ और b 3/2, कौन सा ऑप्शन सही है, a -½ और b 3/2, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर से अब मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। a + 2b एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर लिखा है 1 2 0 6 -3 3 -5 3 1, और 2a - b एक दूसरा मैट्रिक्स दिया है। ये TRA डिनोट्स द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब वो ट्रेस क्या होता है बच्चों, ये डेफिनेशन है सिंपल, डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है। एंड तो अपन को ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b की वैल्यू बतानी है। ट्रेस की कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज है जो अपन को पता होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालूं तो ट्रेस ऑफ a + 2b मैट्रिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रेस मतलब डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है, तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम अगर मैं यहाँ पे करूं तो 1 -3 और यहाँ पे +1, तो ये जो सम है ये कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालूं, तो ट्रेस ऑफ 2a - b मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ 2a - b मैट्रिक्स, ये कितना हो जाएगा, यहां से डायगोनल एंट्रीज का सम बच्चों 2 -1 और यहाँ पे आएगा +2, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब ट्रेस की कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज यूज करें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ट्रेस ऑफ a + 2b मैट्रिक्स हो जाएगा बच्चों ट्रेस ऑफ a मैट्रिक्स प्लस ट्रेस ऑफ 2b मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ 2b मैट्रिक्स इक्वल टू बच्चों यहां से अपने पास आएगा -1। यही सेम काम मैं अगर यहां पे करूं तो ये आएगा बच्चों ट्रेस ऑफ 2a मैट्रिक्स माइनस ट्रेस ऑफ b मैट्रिक्स इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों 3। अब अगर के ए लिखा है तो अपन के को डायरेक्टली बाहर करके लिख सकते हैं, ट्रेस की सिंपल प्रॉपर्टी है। तो यहां से अपने पास क्या आएगा बच्चों, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स प्लस 2 टाइम्स अपन लिखेंगे ट्रेस ऑफ बी मैट्रिक्स इक्वल टू सामने की साइड कितना है, -1 है। ये एक इक्वेशन आ गई बच्चों अपने पास। यहां से अगर मैं देखूं तो ये लिखा है 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स और यहां पे लिखा है माइनस ट्रेस ऑफ बी मैट्रिक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो ये 2 इक्वेशन आ गए, इनको सॉल्व करेंगे अपन ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ बी के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि 2 है तो इस पूरी सेकेंड इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 4 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी मैट्रिक्स इक्वल टू बच्चों सामने की साइड आ जाएगा 6। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, तो मेरे पास क्या आएगा, ट्रेस ऑफ बी मैट्रिक्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 5 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू
-1 + 6 ये कितना हो जाएगा 5। तो यहां से ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स का वैल्यू 1 आ गया। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स का वैल्यू अगर 1 आ गया तो इसको आप उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो। अगर इसमें पुट करोगे, इसके बदले अपन ने 1 पुट किया, इसके बदले अगर अपन ने 1 पुट किया, ये सामने शिफ्ट होगा तो -2 होगा। तो ट्रेस ऑफ बी का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 2 से डिवाइड करने के बाद, तो ट्रेस ऑफ बी मैट्रिक्स का वैल्यू आ जाएगा बच्चों यहां से -1। अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा था, ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी, तो 1 माइनस -1 तो आंसर होगा +2, और जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है तो ये सही आंसर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट डिस्टिंक्ट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1, 2, 2 एंड 3। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से क्वेश्चन है। सम ऑफ नंबर्स के ऊपर 1, 2, 2, 3 को यूज करके जितने भी 4 डिजिट के डिस्टिंक्ट नंबर्स बनेंगे उनका अपन को क्या निकालना है बच्चों, सम निकालना है। बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं सम निकालने के, अपन यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड देखते हैं, वन ऑफ द मेथड्स। मेरा कहना यह है इसमें कि अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो इनके यूनिट्स प्लेस की अगर मैं पहले बात करूं तो इसके यूनिट्स प्लेस का डिजिट क्या क्या हो सकता है। या तो इसके यूनिट्स प्लेस पे 1 आएगा, या तो इसके यूनिट्स प्लेस पे 2 आएगा, और या तो इसके यूनिट्स प्लेस पे 3 आएगा। सिंपल सा लॉजिक है ना। या तो इसके यूनिट्स प्लेस पे 1 आएगा, या तो इसके यूनिट्स प्लेस पे 2 आएगा, या तो इसके यूनिट्स प्लेस पे 3 आएगा। अब 2 को मैं 2 बार नहीं गिन रहा हूं क्योंकि मुझे ये बात पता है कि 2 रिपीटेड है ना। अब ऐसे कितने नंबर्स होंगे अगर अपन ये फाइंड आउट करें जिसमें यूनिट्स प्लेस पे 1 आ रहा है। अगर यूनिट्स प्लेस पे 1 आ रहा है तो 1 तो यूज हो चुका है। 2, 2 और 3 को मुझे इन 3 जगहों पे क्या करना है बच्चों, अरेंज करना है। तो जैसे कि जानते हैं अपन विथ रिपीटेशन, तो ये अरेंजमेंट्स हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो टोटल ऐसे कितने नंबर्स होंगे, 3 नंबर्स होंगे जिसमें यूनिट्स प्लेस पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर यूनिट्स प्लेस पे अगर 2 आ रहा है तो बच्चों एक 2 तो यूज हो चुका है। अब अपने पास क्या बचा है, 1, 2 और 3 बचा है। 1, 2, 3 3 लोग हैं और यहाँ पे 3 जगह हैं, तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे। 1, 2, 3 3 नंबर है, 3 जगह है, तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे बच्चों, 3 फैक्टोरियल, मतलब डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ 6 हो जाएंगे। 6 ऐसे नंबर होंगे जिसमें यूनिट्स प्लेस पे 2 आ रहा है। और लास्ट में अगर मैं 3 की बात करूं, अगर मैंने 3 यहाँ पे रखा हुआ है तो 1, 2, 2 को मुझे यहाँ पे अरेंज करना है। फिर से रिपीटेशन है 2 2 बार, तो इसीलिए 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल नंबर्स हो जाएंगे। मतलब ये कितने नंबर्स हो जाएंगे बच्चों, 3 नंबर्स हो जाएंगे। मैंने क्या काम किया ये बात आपको यहां से समझ आनी चाहिए कि ऐसे 3 नंबर्स होंगे जिसमें यूनिट्स प्लेस पे 1 आएगा, ऐसे 6 नंबर्स होंगे जिसमें यूनिट्स प्लेस पे 2 आएगा, और ऐसे 3 नंबर्स होंगे जिसमें यूनिट्स प्लेस पे 3 आएगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करूं आपके लिए कि यूनिट्स प्लेस पे 1 आ रहा है, अगर यूनिट्स प्लेस पे 1 आ रहा है, अगर यूनिट्स प्लेस पे 1 आ रहा है तो अपने पास बच गए 2 2 3। तो मान लो अगर 3 यहां आ गया तो ये एक नंबर हो जाएगा। फिर दूसरे पॉसिबल नंबर्स क्या है, यूनिट्स प्लेस पे तो 1 है, तो 3 अगर यहां आ गया तो 2 और 2 यहां आ जाएंगे। और एक और कौन सा नंबर होगा, अगर यूनिट्स प्लेस पे 1 आ गया, 3 यहां आ गया तो 2 और 2 यहां आ जाएंगे। तो ऐसे 3 नंबर है जिसमें यूनिट्स प्लेस पे 1 आ रहा है, मैंने आपको गिन के दिखा दिए, ये 3 नंबर्स अपन ने काउंट किया। फिर एग्जैक्टली यूनिट्स प्लेस पे 2 आ रहा है तो ऐसे 6 नंबर होंगे, उनको आप लिख सकते हो, और ये वाले नंबर्स भी आप लिख सकते हो। अब अपन एडिशन करते हैं तो अपन नॉर्मल एडिशन कैसे करते हैं वैसे ही ऐड करना है। अगर मैं टोटल यूनिट्स प्लेस का सम निकालूं तो टोटल यूनिट्स प्लेस का सम कितना हो जाएगा, 1 into 3, क्योंकि 1 नंबर जो है वो यूनिट्स प्लेस पे 3 नंबर्स में आ रहा है, तो 1 into 3 प्लस 2 into 6 प्लस 3 into 3, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 15, और प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों 3 into 3 9, तो 15 प्लस 9 करेंगे तो 24। तो पूरे यूनिट्स प्लेस का सम कितना आ गया बच्चों 24। नॉर्मल एडिशन करते हैं, 4 इधर लिखा, 2 मैंने कैरी चढ़ाया, ठीक है। अब जैसे मैंने यूनिट्स प्लेस के लिए ये काम किया, क्या मैं बोलूं एग्जैक्टली सिमिलरली मैं यही काम टेंस प्लेस के लिए भी कर सकता हूं। अब यहां पे 1 आएगा, यहां पे 2 आएगा, यहां पे 3 आएगा, तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे अगर मैं गिनना चाह रहा हूं। अब मैं एक बार के लिए इसको अगर माइनस हटा दूं तो अब 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे, अगर 1 इधर आ रहा है तो 2 2 3, 3 लोग हैं, 3 जगह हैं, तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे, फिर से 3। यहां पे 2 इस प्लेस पे आ रहा है तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे 6। 3 इस प्लेस पे आ रहा है तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे बच्चों 3। तो एग्जैक्टली सिमिलरली इस प्लेस का सम फिर से कितना आ जाएगा बच्चों 24 आ जाएगा, लेकिन अब की बार इसमें 2 कैरी है, तो 24 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, तो 2 यहां लिखा, फिर से कैरी। जैसे इस प्लेस पे किया वैसे 100 प्लेस पे 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, इस प्लेस का सम फिर से 24 आ जाएगा, उसके अंदर 2 कैरी है तो क्या होगा 26, 6 इधर, 2 इधर। एग्जैक्टली सेम कहानी इधर, अब 1 2 3 इधर, अगर 1 इधर है तो 2 2 3 इन 3 जगहों पे आएंगे, तो ऐसे कितने नंबर्स हो जाएंगे 3 नंबर्स हो जाएंगे, तो फिर से इस प्लेस का सम कितना आ जाएगा 24, और अब की बार 2 कैरी तो 26, तो डायरेक्टली 26 अपन इधर लिख दें,
तो ये अपना एडिशन का आंसर आ गया 2 6 6 6 4 इन सारे नंबर्स का सम हो जाएगा। जैसे अपन नॉर्मल एडिशन करते हैं ना बच्चों, उसी टाइप का एडिशन है, बस अपन थोड़ा सा पीएनसी का इसमें यूज कर रहे हैं। तो 2 6 6 6 4 कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ 3 + 1/4 + 1/3 + ऐसे चलते जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स है। तो ऐसी चीजों के साथ कैसे डील करना है ये अपन जानते हैं। मान लीजिए इस पूरी चीज को एक बार के लिए, इस पूरी चीज को मैंने एक बार के लिए इक्वल टू y बोल दिया, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स लिखा है बच्चों, तो इसमें से अगर मैं एक बार लिखा हुआ अलग कर दूं तो इसकी वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो आइए इसको लिखते हैं अपन, y इक्वल टू, एक बार अगर मैं पैटर्न को आइडेंटिफाई करके अलग करूं तो पैटर्न क्या है, 3 + 1/, फिर 4 + 1/। अब देखिए फिर से रिपीट होना चालू हो गया, यहां से 3 + 1/4 फिर से रिपीट हो रहा है 3 + 1/, ऐसे चलते जा रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो एक बार अगर मैं अलग करूं तो 3 + ये हो जाएगा 1/, नीचे लिखा हुआ है 4 + अब y किसको बोलेंगे, 1/, ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है अपने लिए y, क्योंकि देखिए अगर मैं इस वाले क्वांटिटी की बात करूं तो ये फिर से सेम ही पैटर्न रिपीट हो रही है, 3 + 1/4 फिर 1/3 तो इस पूरे को अपन ने क्या बोल दिया, y बोल दिया। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या आएगा, y - 3 इक्वल टू y ऊपर आ जाएगा यहाँ पे और नीचे आएगा 4y + 1। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y - 3 इंटू अपने पास आएगा 4y + 1 इक्वल टू सामने की साइड क्या लिखा हुआ है बच्चों, y लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y²। अगर अपन इसको खोल के लिखें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4y² प्लस y और y कैंसल आउट हो जाएगा, यहां से आएगा -12y और यहां पे आएगा -3 इक्वल टू 0। सिंपल y में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इसके रूट्स निकालें तो y इक्वल टू 12 ± b², मतलब ये हो जाएगा 144 -4ac, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 3 12, तो 4 × ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा 2a, मतलब 2 × 4, तो ये कितना हो जाएगा 48, 144 + 48 करोगे तो 192, उसको लिखेंगे अपन 64 × 3, तो ये 8√3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 12 प्लस माइनस यहाँ पे आएगा बच्चों 8√3 डिवाइडेड बाय नीचे कितना लिखा हुआ है 8, 4 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1.5 प्लस माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है √3। अब क्योंकि हम जानते हैं कि √3 की वैल्यू 1.7 के करीब होती है, तो अगर मैं माइनस साइन वाला लूंगा तो y का वैल्यू तो नेगेटिव आ जाएगा। पर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारे नंबर्स पॉजिटिव है, तो सीधी सी बात है इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। तो इसमें से मैं पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1.5 प्लस का √3, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया है अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों सिंगल चॉइस क्वेश्चंस खत्म हो गए। आइए अब बच्चों बढ़ते हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी जो न्यूमेरिकल टाइप का होता है उसका फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 3 विल बी रिटर्न व्हेन लिस्टिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000, मतलब 1 से 1000 के जब अपन इंटीजर्स लिखेंगे तो उसमें डिजिट 3 जो है वो कितनी बार यूज होगा ये अपन को बताना है। पीएनसी से ये क्वेश्चन है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से। अब 1000 तक के नंबर्स लिखेंगे तो उसमें 1 डिजिट के नंबर्स भी आएंगे, 2 डिजिट के भी आएंगे और 3 डिजिट के भी आएंगे। तो आइए अपन देखते हैं इसको कैसे गिने। मान लो पहले मैं उन नंबर्स को गिन रहा हूं जिसमें 3 एग्जैक्टली वंस यूज हुआ है, फिर मैं उन नंबर्स को गिनूंगा जिसमें 3 एग्जैक्टली ट्वाइस यूज हुआ है, और लास्ट में अपन उन नंबर्स को गिनेंगे जिसमें 3 जो है वो एग्जैक्टली 3 टाइम्स यूज हुआ है। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि 3 जो है वो एक बार यूज होना चाहिए एग्जैक्टली वंस, इसमें मैं बोल रहा हूं कि 3 जो है वो एग्जैक्टली ट्वाइस यूज होना चाहिए 2 बार, और यहां पे अपन बोल रहे हैं कि 3 जो है वो कितनी बार यूज होना चाहिए, 3 जो है वो थ्राइस यूज होना चाहिए, थ्राइस 3 बार यूज होना चाहिए। अब देखो 1000 तक के गिनने हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 डिजिट का ही नंबर हो सकता है, और 3 अगर 3 टाइम यूज हो रहा है तो मतलब वो तो एक ही पॉसिबल नंबर है, 3 3 3, ये एक ही नंबर है जिसमें यहाँ पे 3 टाइम्स यूज होगा। तो ये तो बहुत ही आसान केस है। इन दोनों केसेस की अगर अपन बात करें, अच्छा फाइनली अपन को इन तीनों केसेस को क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। इसमें 3 जितनी बार यूज हुआ प्लस इसमें 3 जितनी बार यूज हुआ प्लस इसमें 3 जितनी बार यूज हुआ। अब 3 को मुझे एग्जैक्टली एक बार यूज करना है,
तो मैं इसमें क्या करता हूं बच्चों, मैं पहले 3 में से एक जगह सिलेक्ट कर लेता हूं 3C1 से, और वहां पे अपन है ना 3 रख देते हैं। तो 3 रखने का तो एक ही तरीका होगा कि मैंने वहां पे 3 रख दिया। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल 3C1 से ये वाली जगह आती है और मैंने 3 यहां पे रख दिया है। अब इस वाली जगह पे और इस वाली जगह पे ये तो फिक्स है कि क्या नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपन बोल रहे हैं कि 3 को अपन एग्जैक्टली 1 यूज कर रहे हैं। तो इस जगह पे नंबर रखने के कितने तरीके होंगे, 0 से 9 में मैं अगर बात करूं तो टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, उसमें से 3 को यूज नहीं करना है, तो कितने पॉसिबल डिजिट्स हो गए, 9 पॉसिबल डिजिट्स हो गए यहां पे, और यहां पे भी रखने के लिए 9 पॉसिबल डिजिट्स हो गए। आप लोग इस बात का टेंशन ना लें कि सर अगर फॉर एग्जांपल यहां पे 0 आ गया तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां पे 0 आ जाता है तो बेसिकली कौन से कितने डिजिट का नंबर काउंट हो जाएगा, 2 डिजिट का नंबर काउंट हो जाएगा, क्योंकि अपन को 1000 तक के इंटीजर्स गिनने हैं, तो 1 डिजिट के भी गिनने हैं, 2 डिजिट के भी गिनने हैं और 3 डिजिट के भी गिनने हैं। तो अगर फर्स्ट प्लेस पे 0 आ गया तो वो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये 9 क्या डिनोट कर रहा है कि फर्स्ट प्लेस को भरने के कितने तरीके, 3 को छोड़ के आप कोई भी डिजिट वहां पे रख सकते हो। मान लो यहां पे 0 आ जाता है, अब यहां पे कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है फिर से, तो 30 हो गया। मान लो फॉर एग्जांपल इधर 7 आ जाता है तो 37 नंबर हो गया। तो यहां पे भी नंबर रखने के कितने तरीके होंगे बच्चों, 9 वेज। ये 9 वेज क्या डिनोट कर रहे हैं कि 3 के अलावा कोई भी डिजिट रख दो। और ये जितने भी नंबर्स होंगे बच्चों, इसमें 3 कितनी बार यूज हो रहा है, एक बार, तो इसलिए इंटू 1 करेंगे अपन, सिंपल। अब बच्चों बात करते हैं 3 ट्वाइस की, तो प्लस। अब 3 2 बार यूज होना चाहिए, तो आप इन 3 जगहों में से कोई भी 2 जगह चूज कर लो 3C2 से, जहां पे अपन को क्या रखना है बच्चों, 3 रखना है। और क्योंकि वहां पे 3 रखना है तो 3 रखने का तो एक ही तरीका, अपन ने 3 रख दिया। अब मान लो फॉर एग्जांपल इससे ये दोनों जगह आ जाती है और इस पे अपन ने 3 रख दिया, तो ये जो बची हुई प्लेस है यहां पे 3 तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपन 3 को एग्जैक्टली ट्वाइस यूज कर रहे हैं। तो यहां पे 0 से 9 में 3 को छोड़ के कोई भी डिजिट आ सकता है। फिर से सेम कॉन्सेप्ट, अगर यहां पे 0 भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो 2 डिजिट का नंबर कैलकुलेट हो रहा है, वो भी तो अपन को गिनना ही है। तो फर्स्ट प्लेस पे नंबर रखने के बच्चों कितने तरीके हो जाएंगे, 9 वेज। 0 से लेके 9 में से आपको बस 3 छोड़ देना है ना। तो इतने नंबर्स होंगे और इनमें 3 कितनी बार यूज हो रहा है, 2 बार यूज हो रहा है, इसीलिए अपन इसको इंटू 2 कर देंगे। और लास्ट में 3 कितनी बार यूज हो गया, एक ही नंबर है लेकिन उसमें 3 3 बार यूज हो गया, इसलिए इंटू 3 कर देंगे। तो बस 3 इतने नंबर ऑफ टाइम्स यूज होने वाला है, इसको अपन कैलकुलेट कर ले। ये हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा बच्चों 9 इंटू 9 हो गया 81, प्लस ये कितना हो जाएगा 3C2 हो जाएगा 3 इंटू 9 27 और इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 54। और लास्ट में प्लस कितना करना है अपन को, 3 करना है। 81 इंटू 3 करोगे बच्चों ये हो जाएगा 243, तो 243 प्लस 54 प्लस 3 हो जाएगा 57, तो टोटल आंसर हो जाएगा बच्चों 300। मतलब जब आप 1 से 1000 के इंटीजर्स लिखोगे तो उसमें डिजिट 3 कितनी बार यूज होगा बच्चों, 300 टाइम्स यूज होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से 3 डायमेंशन के ऊपर है। Let the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0 bisect the line joining the points this and this at right angles। मतलब एक प्लेन है, मान लो यहां पे मैं बना रहा हूं बच्चों, ये एक प्लेन है, ये इस पॉइंट और एक दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब मान लो ये 90 डिग्रीज है, पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। मान लो ऊपर वाला पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4 -3 1 और नीचे वाला पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2 3 और -5। अब मान लो कि ये वाला पॉइंट पी है, क्योंकि ये प्लेन बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा और ऊपर से राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है, ए बी सी डी आर इंटीजर्स देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मतलब बेसिकली ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, मतलब इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो अपन को उसका नॉर्मल वेक्टर पता होना चाहिए या नॉर्मल वेक्टर के डीआरस पता होने चाहिए, एंड साथ साथ में अपन को उस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट पता होना चाहिए। और दोनों बातें अपन इस गिवन डायग्राम से बहुत आराम से बता सकते हैं। जैसे कि पी पॉइंट जो है वो सीधी सी बात है, ए और बी पॉइंट का क्या होगा बच्चों, मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके अगर अपन मिड पॉइंट निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई 2, 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। फिर -3 + 3 -3 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और फिर 1 - 5
1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया है। तो बच्चों यहां से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, 0, -2। तो प्लेन के ऊपर एक पॉइंट तो यहां से पता लग गया। अब इसके बाद अपन को प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डीआर्स चाहिए, क्योंकि वो बोल रहा है कि प्लेन जो है वो AB को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या मैं बोलूं AB के डीआर्स और नॉर्मल के डीआर सेम होने वाले हैं, क्योंकि AB भी इस प्लेन से परपेंडिकुलर ही तो है। तो AB लाइन, AB और AB के दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो AB के डीआर्स ही तो नॉर्मल के डीआर्स होने वाले हैं। AB के डीआर्स और नॉर्मल के डीआर्स जो है वो प्रपोर्शन में होंगे, अपन ऐसा बोले। तो ये क्या हो जाएंगे, डीआर्स क्या हो जाएंगे, AB के डीआर्स की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएंगे 2, -6, ये हो जाएगा 6। सिंपल सब्ट्रैक्ट किया, 4 - 2 -3 -3 1 -5। तो क्योंकि ये डीआर्स है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये डीआर्स है तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 -3 और 3। ठीक है, तो अपन को पता लग गए कि प्लेन के नॉर्मल के डीआर्स क्या है और प्लेन के ऊपर एक पॉइंट पता लग गया, तो अपन बड़े आराम से प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। a टाइम्स अपने पास आएगा x - x1 प्लस b टाइम्स अपने पास आएगा y - y1 मतलब y - 0 और प्लस c टाइम्स 3 टाइम्स z - z1 मतलब z + 2 = 0। ये अपने रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। अगर इसको थोड़ा सा अपन ओपन करके लिखे तो ये प्लेन क्या हो जाएगा, ये प्लेन हो जाएगा x - 3y प्लस 3z और कांस्टेंट टर्म कितनी आ जाएगी, यहां से -3 और यहां से +6, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा +3 = 0। अब अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, क्योंकि मुझे मिनिमम वैल्यू पूछी थी a² + b² + c² + d² की, तो मैं इन्हीं नंबर्स को यूज करूंगा। और साथ में ABCD क्या बोले हुए हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंटीजर्स बोले हुए हैं। वैसे अगर आप इस प्लेन की इक्वेशन इसको 2 मल्टीप्लाई करके लिखो तभी भी आएगी, 3 से मल्टीप्लाई करके लिखो तभी भी सेम इक्वेशन है। पर क्योंकि अपन को इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो अपन इन्हीं वैल्यूज को अगर यूज करें तो अपने पास a² + b² + c² + d² का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू बच्चों कंपेयर करके 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू -3 हो गया तो उसका स्क्वायर हो गया 9 प्लस c का वैल्यू कितना हो गया 3 तो उसका स्क्वायर भी हो गया 9 और d का वैल्यू कितना हो गया 3 तो उसका स्क्वायर भी कितना हो गया 9। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 + 1 28, जो कि अपना करेक्ट आंसर होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, fx and gx are two functions satisfying f of x² plus g of 4 minus x equal to 4x³ और g of 4 minus x plus g of x equal to 0। तो ये इंटीग्रल की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के चैप्टर से है। आइए देखते हैं बच्चों इसको कैसे करना है। अगर इस इंटीग्रल का नाम मैं i दे देता हूं, i इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रेशन -4 से लेकर के 4 अपन लिखेंगे f of x² dx। और ये जानते हैं अपन इस इंटीग्रल को बड़े आराम से ऐसे लिख सकते हैं, -4 से 4 में है तो अपन इसको लिखेंगे ट्वाइस इंटीग्रल 0 से लेकर के 4, प्रॉपर्टी यूज करके f of x² dx। ठीक है बच्चों, ये आने के बाद अब अपन यहां से इस फंक्शनल इक्वेशन को, रिलेशन को यूज करते हैं। f of x² प्लस g of 4 minus x इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों, 4x³ दे रखा है। तो f of x² को अगर मैं यहां से रिप्लेस करूं तो बच्चों i इंटीग्रल कितना आ जाएगा मेरे पास, ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से लिखा हुआ है 0 से लेकर के 4, f of x² के बदले अपन लिखेंगे बच्चों 4x³ माइनस g of 4 minus x, बरोबर है। मैंने उस रिलेशन को यूज करके इसको रिप्लेस कर लिया dx। ठीक है, अब आगे बढ़े तो i इक्वल टू ट्वाइस इसका इंटीग्रल, अपन इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं, पहले इसका इंटीग्रल माइनस इसका इंटीग्रल, तो 4x³ का इंटीग्रल कितना हो जाएगा 4 टाइम्स x⁴ डिवाइडेड बाय 4 और लिमिट कहां से कहां डालनी है 0 से लेकर के 4 माइनस दूसरा इंटीग्रल आ जाएगा 0 से लेकर के 4 g of 4 minus x dx। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया उसको ब्रेक किया, तो ये कितना होगा, यहां से 4 और 4 कैंसल आउट हो जाएगा तो ये आएगा 4 का पावर 4 मतलब 2 का पावर 8 हो गया। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो i इक्वल टू, ये 2 भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 का पावर बच्चों यहां पे कैसे हो जाएगा 9 हो जाएगा।
एक 2 यहां से आया और ये 4 का पावर 4 था, मतलब ये 2 का पावर 8 था, तो 2 का पावर 8 इंटू 2 हो गया। फिर माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 4, 0 से लेकर के 4, ये क्या है, g ऑफ 4 माइनस एक्स dx। अब अगर कैसे भी करके अपन इसको एलिमिनेट करें तो अपने पास आंसर आ जाएगा। और इसको एलिमिनेट करने के लिए ना अपन को एक और रिलेशन दिया है, g ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू 0। यहीं पे लिख देता हूं मैं पूरा रिलेशन क्या दिया है, g ऑफ 4 माइनस एक्स में अगर मैं जी एक्स ऐड करता हूं तो ये कितना आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। यहां पे अगर अपन a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाएं तो i इक्वल टू 2 की पावर 9 माइनस 2 टाइम्स मैं x को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, a प्लस बी माइनस एक्स से। तो a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 4 है, तो a प्लस बी माइनस एक्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, g ऑफ 4 में से अपन x को किससे रिप्लेस करेंगे, 4 माइनस एक्स से, और इसका क्या लिखा हुआ है, dx। तो यहां से आप देखिए बच्चों 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, gx dx। अब यहां पे g ऑफ x है और यहां पे g ऑफ 4 माइनस एक्स है, और क्वेश्चन में अपन को पता है कि इन दोनों को ऐड करके 0 आ रहा है, तो तुरंत अपन को क्लिक करना चाहिए कि इन दोनों को ऐड करने से फायदा है। तो 2i इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, इनको ऐड करेंगे तो 2 इंटू ये आ जाएगा बच्चों 2 की पावर 9 माइनस 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि अपन ऐड कर रहे हैं इन दोनों को, तो अंदर क्या आएगा, इंटीग्रेशन है 0 से लेकर के 4 g ऑफ 4 माइनस एक्स, और यहां से आ जाएगा बच्चों प्लस g ऑफ x, पूरे का क्या लिखा हुआ है, पूरे का क्या लिखा हुआ है, dx। अब काम आसान हो गया अपना, g ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो गई बच्चों, 0 हो गई, तो ये 0 हो गया, तो डायरेक्टली यहां से i इंटीग्रल का वैल्यू आ जाएगा 2 कैंसिल होने के बाद i इंटीग्रल का वैल्यू 2 का पावर 9, जो कितना होता है, जो कि कितना होता है हम सब जानते हैं 512, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग फिगर। पहली बार जेई ने मेंटल एबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है और इसके एक से ज्यादा आंसर्स भी पॉसिबल हैं, तो आइए देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ये एक सर्कल बनाया है, उसके अंदर एक और सर्कल है, आउटर सर्कल में नंबर्स लिखे हैं, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 5, यहाँ पे 4 7 और यहाँ पे 12 8, और यहाँ पे इनर सर्कल में भी कुछ नंबर्स लिखे हैं 1, यहाँ क्वेश्चन मार्क, 3 का पावर 6 और ये 4 का पावर 24। तो ये क्वेश्चन मार्क के बदले क्या आएगा। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें एक पॉसिबल आंसर के लिए, तो उसको मैं मेथड 1 बोल रहा हूँ। दो मेथड अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस क्या क्या है, बेस मतलब जो अंदर वाले नंबर्स है, इसके यहाँ पे बेस में 1 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ पे 3 लिखा है। तो ये बेस कैसे आ रहे हैं अगर अपन ध्यान से देखें तो 2 और 1 का अगर अपन डिफरेंस करेंगे तो 2 माइनस 1 करेंगे तो अपन को कितना मिलने वाला है बच्चों, 1 मिलने वाला है। क्वेश्चन मार्क का तो अपन को नहीं पता। यहाँ पे अगर अपन देखें 7 माइनस 4 करें तो अपन को 3 मिलने वाला है, और 12 माइनस 8 करें तो ये आंसर कितना आएगा, 4। मतलब बेस वाला नंबर तो अपन को पता लग रहा है कि बेस वाला नंबर जो है वो आउटर वाले दोनों नंबर्स का क्या है, बेसिकली डिफरेंस है। तो क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा है और यहाँ पे 3 लिखा है, तो क्वेश्चन मार्क वाला जो भी नंबर होगा उसका बेस कितना आ जाएगा बच्चों, 5 माइनस 3, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बेस वाला नंबर जो होगा वो तो कितना होगा, बेस वाला नंबर जो होगा वो तो 2 होगा। ठीक है। अब पावर्स की अगर मैं बात करूं तो पावर्स के लिए सबसे पहले मैं इन नंबर्स को ध्यान से देखता हूं। अगर मैं इन नंबर्स को ध्यान से देखूं तो 1 और 2 लिखे हुए हैं, यहाँ पे 1 और 2 लिखे हुए हैं। 1 को मैं लिख सकता हूं बच्चों 1 की पावर 1, और 2 बेसिकली क्या है, 2 को अपन लिखेंगे अगर 2 की पावर 1। मैं अगर देखूं कि इसके कितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स है, तो 1 के कितने डिवाइजर आने वाले हैं बच्चों, अपने पास एक डिवाइजर आने वाला है, और 2 के कितने डिवाइजर्स आने वाले हैं बच्चों, अपने पास 2 के कितने डिवाइजर्स आने वाले हैं बच्चों, तो 2 डिवाइजर आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो नंबर लिखा है इसकी पावर में क्या मैं बोलूं, अच्छा डायरेक्टली यहाँ पे अपन लिखते हैं डिवाइजर्स ऑफ 1 कितने हो जाएंगे बच्चों, 1 हो जाएगा सीधे सीधे। और डिवाइजर्स ऑफ 2 के कितने डिवाइजर हो जाएंगे बच्चों, 2 डिवाइजर हो जाएंगे। ठीक है। 3 लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों 5। 3 और 5 के अपन एक बार के लिए स्टॉप करते हैं। डिवाइजर्स ऑफ 3 और डिवाइजर्स ऑफ 5 अपन लिखेंगे, दोनों ही प्राइम नंबर है। कितने आएंगे अपन लिखेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन पहले बाकी नंबर्स का देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों 4 लिखा हुआ है, तो 4 बेसिकली हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 7 क्योंकि प्राइम नंबर है तो ये 7 की पावर 1 लिखा है, तो ये 5 है। अब अगर मैं 4 और 7 की बात करूं तो डिवाइजर्स ऑफ 4
4 के कितने डिवाइजर हो जाएंगे बच्चों, ये 2 का स्क्वायर है तो इसके कितने डिवाइजर्स हो जाएंगे, 2 + 1, 3 डिवाइजर हो जाएंगे। डिवाइजर्स का सिंपल फॉर्मूला है, हम जानते हैं। और 7 के कितने डिवाइजर्स हो जाएंगे, डिवाइजर्स ऑफ 7 की अगर मैं बात करूं तो 7 की पावर 1 था तो इसके 2 डिवाइजर हो जाएंगे क्योंकि प्राइम नंबर है तो 1 और वो नंबर इटसेल्फ। 8 और 12 की बात करें तो 8 मतलब 2 का क्यूब होता है बच्चों, और 12 का मतलब क्या होता है, 4 × 3 मतलब 2 स्क्वायर × 3 की पावर 1। तो अगर मैं 8 के डिवाइजर्स की बात करूं तो 8 के कितने डिवाइजर्स हो जाएंगे बच्चों, पावर 3 है तो 3 + 1 कितने डिवाइजर्स हो जाएंगे बच्चों, 4। और अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 के कितने डिवाइजर्स हो जाएंगे, 12 के हो जाएंगे 3 × 2, 6 डिवाइजर्स हो जाएंगे सीधे सीधे। अब अगर अपन पावर्स को देखें ध्यान से तो 7 के कितने डिवाइजर्स थे और 4 के कितने डिवाइजर्स थे, 4 के 3 डिवाइजर है और 7 के 2 डिवाइजर है तो 3 × 2 करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 6। यहाँ पे आप देखिए पावर में 6 लिख रखा है। अगर मैं यही सेम लॉजिक 12 और 8 के लिए लगाऊं, 8 के कितने डिवाइजर्स है बच्चों, 4 डिवाइजर है। 12 के कितने डिवाइजर है बच्चों, 6 डिवाइजर है। तो 4 × 6 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे पावर में 24 लिखा है। फिर 1 का एक डिवाइजर है और 2 के 2 डिवाइजर है तो 1 × 2 करे अपन तो 2 आएगा। तो मतलब यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 लिखा है मतलब 1 का स्क्वायर लिखा है। तो एग्जैक्टली सेम लॉजिक से अगर मैं 3 और 5 के डिवाइजर्स गिनूं, दोनों ही प्राइम नंबर है, इसके 2 डिवाइजर इसके 2 डिवाइजर, तो पावर में क्या आना चाहिए बच्चों, 2 × 2 आ जाएगा। तो पावर में कितना लिखना चाहिए बच्चों, अपन को 4 लिखना चाहिए। और बेस ऑलरेडी इसका क्या था, बेस ऑलरेडी 2 था तो अपने पास क्वेश्चन मार्क के बदले क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4, मतलब एक पॉसिबल आंसर इसका क्या हो सकता है बच्चों, 16 हो सकता है। समझ आई बात, ये डिवाइजर्स वाले लॉजिक से अपन गए, नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे निकालना है ये हम सब जानते हैं। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी बच्चों इसमें, एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी, बेस तो सेम है, बेस तो अपन बोलेंगे कि 2 ही है। अगर बेस की मैं बात करूं तो बेस में तो मैं बोलूंगा 2 है। पावर की अगर मैं बात करूं तो पावर में क्या होगा, आप देखिए 24 लिखा है, 6 लिखा है यहाँ पे। तो 24 अपन जानते हैं, 24 का मतलब कितना होता है बच्चों, 4 फैक्टोरियल होता है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालोगे तो 24 आएगी। फिर यहाँ पे पावर में कितना लिखा है, 6, तो 6 अपन सब जानते हैं 6 क्या होता है बच्चों, 6 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि यहाँ पे पावर में 4 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, और यहाँ पे पावर में 1 लिखा है, मतलब मैं बेसिकली बोल सकता हूँ 1 की पावर 1 है, मतलब बेसिकली वो क्या है, 1 फैक्टोरियल है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क वाला नंबर है वहां पे क्या आपको समझ में आ रहा है कि पैटर्न से 2 फैक्टोरियल होना चाहिए, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 2 होती है। तो पावर्स जो है वो बेसिकली पहले 4 नंबर के फैक्टोरियल्स है। 24 को मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, 6 को मैं 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में 2 फैक्टोरियल आ जाएगा तो पावर में कितना आएगा बच्चों, 2। तो क्वेश्चन मार्क के बदले जो नंबर आएगा, क्वेश्चन मार्क के बदले जो नंबर आएगा, बेस तो 2 था और पावर में अपन 2 फैक्टोरियल लिखेंगे जिसकी वैल्यू 2 होती है। तो एक पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, 4 हो सकती है। तो आपने चाहे इन दोनों में से कोई भी आंसर दिया हो, एनटीए उसको सही डिक्लेयर करेगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Let z1 z2 be the roots of the equation z square plus az plus 12 equal to 0 and z1 z2 form an equilateral triangle with the origin. Then the value of mod a is, कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर से ये क्वेश्चन है। z1 z2 अगर इस इक्वेशन के रूट्स है और z1 z2 ओरिजिन के साथ क्या बना रहे हैं बच्चों, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अपन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मान लो ये दो पॉइंट्स है जो z1 और z2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनको जोड़ के जो ट्रायंगल बन रहा है P, इसको मैं बोल देता हूँ Q और इसको मैं बोल देता हूँ ओरिजिन। ठीक है, मान लो कि P है अपने लिए z1 और Q है अपने लिए z2। ठीक है, ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है, मतलब ये लेंथ इक्वल है और सारे एंगल्स कितने होने वाले हैं, 60 डिग्री। अपन ऑलरेडी एक रिलेशन पढ़ चुके हैं। अगर अपन रोटेशन थ्योरम लगाएं, अगर z1, z2, z3 ये ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस है जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिनोट कर रहे हैं और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो z1 z2 z3 में क्या रिलेशन होता है बच्चों, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z1 z3। ये सिंपल सा रिलेशन है जो अपन रोटेशन थ्योरम लगा के ला सकते हैं अगर z1 z2 z3 एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है तो। लेकिन अपने लिए इस क्वेश्चन में फायदा क्या है कि ओरिजिन के साथ बना रहे हैं, तो z3 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। z3 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 है। तो z3 को अगर अपन इसमें 0 डाल दे तो अपने पास क्या आएगा बच्चों, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर
इक्वल टू अपने पास सामने की साइड आ जाएगा बच्चों Z1 इंटू Z2। Z3 को अपन ने क्या डाल दिया, 0 डाल दिया, बस काम खत्म। अब अपन को A की अगर वैल्यू निकालनी है, मॉड A की, तो Z1 और Z2 इस इक्वेशन के रूट्स है, Z² प्लस AZ प्लस 12 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स कौन है बच्चों, इस इक्वेशन के रूट्स Z1 और Z2 है। तो यहां से अपन बड़े आराम से बोल सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 कितना हो जाएगा, माइनस A हो जाएगा। और Z1 इंटू Z2 कितना हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 कितना हो जाएगा बच्चों, तो Z1 इंटू Z2 12 हो जाएगा। तो इसको अगर अपन यहाँ पे यूज करें तो अपने पास क्या आएगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर को अपन लिखेंगे Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर -2Z1 Z2, -2Z1 Z2 को अगर मैं सामने की साइड शिफ्ट करूं तो ये टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 3Z1 Z2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन रिलेशंस को यहाँ पे यूज करो, Z1 Z2 को -a डालेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स Z1 टाइम्स Z2 का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, 12 दे रखा है। तो ये a स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 इंटू 3 माने 36। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, +/6। क्योंकि अपन को मैग्नीट्यूड ऑफ a पूछा है क्वेश्चन में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वेक्टर एंड 3 डायमेंशन का क्वेश्चन है, 3D के ऊपर। The equation of the planes parallel to the plane, इस प्लेन से पैरेलल और which are at a unit distance from the point this is this if b minus d equal to this, कुछ रिलेशन दिया है और k की पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो अगर अपन यहाँ पे डायग्राम बनाए तो ये मान लीजिए बच्चों ये अपना गिवन प्लेन है। ठीक है, गिवन प्लेन का नाम मैं पाई रख देता हूँ। अब 1 2 3 पॉइंट अगर मैं इसमें डाल के देखूं तो क्या इसके ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 1 2 3 डाले तो 1 -4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6 -3। तो आप देख पा रहे हो ये 0 आ रहा है, मतलब 1 2 3 पॉइंट इसी के ऊपर है। तो 1 2 3 पॉइंट इसके ऊपर है, मान लो ये वाला पॉइंट है। अब अपन को चाहिए क्या, ऐसा प्लेन चाहिए जो इस प्लेन से पैरेलल है और ये 1 2 3 पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है बच्चों, यूनिट डिस्टेंस के ऊपर है। तो वो जो प्लेन होगा वो या तो यहाँ पे ऐसे ऊपर हो सकता है अपना रिक्वायर्ड प्लेन जो कि इससे पैरेलल है, या तो फिर अपना जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो कहाँ पे हो सकता है, इस प्लेन के नीचे हो सकता है। सच दैट इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चों, ये भी 1 यूनिट है और ये भी कितना है बच्चों, 1 यूनिट है। ये वाला पॉइंट क्या है, 1 2 3। तो सिंपल सा लॉजिक अपने पास ये है बच्चों, सिंपल सा लॉजिक है अपने पास कि क्योंकि पैरेलल है तो इन दोनों प्लेन्स का जो नाम है इसको मैं π1 प्लेन बोल देता हूँ, इसको मैं π2 बोल देता हूँ। क्योंकि ये दोनों ही प्लेन इससे पैरेलल है तो अपने रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन जो होगी वो इसी फॉर्मेट की होगी। तो मैं उसको लिख रहा हूँ x - 2y, क्योंकि नॉर्मल के dr सेम होने वाले हैं, प्लस 2z प्लस लैम्डा लिख देते हैं कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। ये अपना रिक्वायर्ड प्लेन है। अब 1 2 3 पॉइंट से इस प्लेन का जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चों, 1 यूनिट है। आप डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स भी यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज करो, आंसर सेम आना है। अगर मैं 1 2 3 पॉइंट को यूज करूं तो पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 1, यहाँ पे आएगा -4 प्लस यहाँ पे आएगा 6 प्लस यहाँ पे आएगा लैम्डा अपॉन नीचे कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c², मतलब 1 + 4 + 4। ये वाला जो मैग्नीट्यूड है ये कितना होगा बच्चों, 1, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 है। तो यहां से कितना आएगा अपने पास, लैम्डा प्लस 3, मॉड को प्लस माइनस से खोलना है तभी तो अपने पास दो पॉसिबल प्लेन आएंगे, इक्वल टू ये 3 हो गया तो सामने की साइड जाएगा तो या तो इसका वैल्यू 3 होगा या तो -3 होगा। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से या तो 0 निकल के आ रहा है या तो -6 निकल के आ रहा है, सिंपल। अब 0 और -6 एक बार अपने पास ये वैल्यूज आ गए। अब इस डायग्राम को मिटा देते हैं, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। यहाँ पे एक बार अपन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करें और ABCD निकालें तो अपने पास क्या आएगा, एक बार लैम्डा को 0 पुट करो तो x - 2y प्लस 2z इक्वल टू 0। ये एक पॉसिबल प्लेन हो जाएगा। इसमें अगर मैं कंपेयर करूं तो इसमें a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू जो होगा वो -2 होगा और c का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 2 होगा और d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो क्या बोल रहा है, b - d करेंगे तो कितना आएगा, -2 इक्वल टू k टाइम्स अपन करेंगे c - a करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो यहां से k का एक पॉसिबल वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, -2। लेकिन अपन को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k बोल रहा है, तो 0 वाला केस नहीं लेंगे, -6 लेते हैं। तो x - 2y प्लस 2z माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करें तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू बच्चों -2 है, c का वैल्यू 2 है और d का वैल्यू कितना है, -6 है। फिर से लिखना है b - d लिखेंगे तो अब की बार कितना आएगा, 4 इक्वल टू k टाइम्स c - a लिखेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि k का जो पॉजिटिव वैल्यू है बच्चों वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। द मीन एज ऑफ 25 टीचर्स इन अ स्कूल इज 40 इयर्स। मान लीजिए बच्चों टीचर्स की जो एज है, साथ साथ में डेटा लिखते जाते हैं इसमें, टीचर्स की जो एज है वो x1 से लेकर के x25 है, 25 टीचर है, उनकी ये एजेस है। मीन एज इनकी 40 इयर्स है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं बोलूं x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन चलते जाएगा x25, क्योंकि मीन एज बोल रहा है तो अपन लिखेंगे नीचे डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू ये कितना दिया है 40 दिया है। तो यहां से अपन को पता लग जाएगा कि सिग्मा एक्स आई मतलब सारे एजेस का सम कितना हो जाएगा, तो 25 इंटू 40 ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1000। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं। अ टीचर रिटायर्स एट द एज ऑफ 60 इयर्स एंड अ न्यू टीचर इज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस। एक टीचर 60 इयर्स पे रिटायर होते हैं और एक नए टीचर उनकी प्लेस पे आते हैं। इफ द मीन एज ऑफ द टीचर्स इन दिस स्कूल इज नाउ 39 इयर्स। अब नई मीन एज जो है वो 39 इयर्स है, तो नए टीचर की अपन को एज निकालनी है। तो मान लीजिए बच्चों नए टीचर की जो एज है वो x25 डैश है और x25 वाले टीचर जो थे जिनकी एज ये थी वो रिटायर हो गए। तो अब मैं लिख सकता हूं क्या कि x1 से लेकर के x24 तक का सम, x24 तक का सम और प्लस ये नए टीचर की एज, प्लस ये नए टीचर की एज। ठीक है, ये नए टीचर की एज डिवाइडेड बाय, अभी भी है तो 25 टीचर, और नई मीन अपन को कितनी दे रखी है बच्चों, नई मीन कितनी दे रखी है 39 इयर्स दे रखी है। ठीक है, तो यहां से अगर अपन को x1 से लेकर के x24 पता लग गया तो अपना काम हो जाएगा और वो अपन यहां से निकाल सकते हैं बड़े आराम से। यहां पे मुझे पता है कि x1 प्लस x2 एंड सो ऑन चलते जाएगा x24 तक, और लास्ट टीचर जो थे x25 वो कितने इयर्स पे रिटायर हुए, 60 इयर्स पे रिटायर हुए, मतलब उनकी एज 60 थी और ये सम कितना था बच्चों, ये सम कितना था 1000। तो यहां से x1 से लेके x24 वाली एजिस का सम अपन को मिल जाएगा जो कि 940 हो जाएगा। तो अपने पास सिंपल इक्वेशन आ जाएगा 940 प्लस ये जो नए टीचर आए उनकी एज डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू, इसको फिर से लिख लेते हैं, ये 25 है, 25 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 39। तो यहां से अपन बड़े आराम से x-25 निकाल सकते हैं। जो नए टीचर अपॉइंट हुए उनकी एज आ जाएगी 39 इंटू 25 माइनस का 940। तो इसको अगर अपन कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने से ये आंसर आ जाएगा 35 इयर्स, जो कि अपना करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है। fx इक्वल टू इंटीग्रेशन 5x की पावर 8 प्लस 7x की पावर 6 अपॉन ये dx। अपन कर चुके हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार। अपन को पता है इसमें क्या करना है, fx इक्वल टू डिनोमिनेटर में से आपको इस बात की फील आनी चाहिए, अगर आप x के हाईएस्ट पावर कॉमन निकालते हैं तो आपके पास क्या आएगा, ये लिखा है 5x का पावर 8 प्लस 7x का पावर 6 अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर में से अगर मैं x की पावर 7 बाहर निकालूं तो बच्चों यहां पे बाहर कितना आ जाएगा, x की पावर 14 आ जाएगा और अंदर मेरे पास आएगा 2 प्लस, क्योंकि ये स्क्वायर था तो इसलिए x की पावर 14 आया। x की पावर 7 मैंने निकाला है तो यहां पे आएगा बच्चों x की पावर -5 और यहां पे कितना बच जाएगा बच्चों x की पावर -7। इसका बच्चों क्या था होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या लिखा है dx लिखा है। अगर मैं x की पावर 14 इधर ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाऊं तो ये देखो क्या लिखा है 5 टाइम्स x की पावर 8 अपॉन x की पावर 14 करोगे तो x की पावर -6 प्लस ये लिखा है 7 टाइम्स x की पावर -8 अपॉन नीचे लिखा हुआ है 2 प्लस x की पावर -5 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर -7 का होल स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है बच्चों dx। अब आप सोचिए कि अगर मैं इसको t बोलूं तो क्या आप देख पा रहे हैं ऊपर इसी चीज का डेरिवेटिव लिखा है, x की पावर -5 का डेरिवेटिव -5 x का पावर -6 हो जाएगा, x की पावर -7 का डेरिवेटिव -7 x का पावर -8 हो जाएगा। तो 2 प्लस x की पावर -5 प्लस x की पावर -7 को मैं क्या बोल देता हूं बच्चों, t बोल देता हूं। तो -5 x का पावर -6 -7 x का पावर -8 इंटू dx, ये अपने पास कितना हो जाएगा बच्चों dt के इक्वल हो जाएगा। तो अगर इसको मैं इस इंटीग्रल में पुट करूं तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास क्या आएगा fx इक्वल टू, अपने पास आएगा fx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर था 5x का पावर -6 प्लस 7x का पावर -8, तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए और इधर dt के साथ डाल दीजिए। तो दिस इंटू dx बन जाएगा बच्चों माइनस dt डिवाइडेड बाय इसको अपन ने क्या बोल दिया, इसको अपन ने क्या बोल दिया है, t बोल दिया है, तो ये हो गया t स्क्वायर। तो ये सिंपल t का पावर -2 का इंटीग्रेशन है।
तो t का पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये हो जाएगा 1/t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और t को अपन रीसब्स्टिट्यूट कर दे तो अपना फंक्शन क्या आ जाएगा, fx इक्वल टू 1 अपॉन t के बदले अपन क्या डालेंगे, 2 प्लस x की पावर -5 प्लस x की पावर -7। अगर मैं x की पावर -7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर आएगा x की पावर 7 और नीचे आएगा 2 टाइम्स x की पावर 7 प्लस यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस यहाँ पे आएगा 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब c निकालने के लिए अपन को बोला है कि f(0) 0 है, f(0) अगर 0 है, f(0) अगर 0 है मतलब x के बदले 0 डालने से ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब बच्चों c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। और अपन को अब क्या पूछ रहा है, f(1) पूछ रहा है, तो f(1) पूछ रहा है तो f(1) का वैल्यू कितना हो जाएगा, x के बदले 1 डालें तो 1 अपॉन नीचे आ जाएगा 2 + 1 + 1, कांस्टेंट तो 0 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 1/4। तो ये 1/k है, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक स्क्वायर है एबीसीडी जिसके चारों वर्टाइसेस इस कर्व के ऊपर है और साइड्स के मिड पॉइंट भी सेम कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो स्क्वायर के एरिया निकालना है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द एरिया, स्क्वायर की जो एरिया है उसका भी स्क्वायर निकालना है। तो ये एबीसीडी चारों वर्टाइसेस है बच्चों अपने पास। अब ये x² y² इक्वल टू 1 कर्व है, मतलब इसके अंदर दो कर्व है, xy इक्वल टू 1 और xy इक्वल टू -1। मान लो a एक वर्टेक्स है, b दूसरा वर्टेक्स है। a के कोऑर्डिनेट्स p, 1/p और b के कोऑर्डिनेट्स q, -1/q, क्योंकि वो इस ब्रांच के ऊपर लाई कर रहा है। o जो है वो अगर सेंटर ऑफ द स्क्वायर है तो अपन यहां से बड़े आराम से बोल सकते हैं कि OA का स्लोप इंटू OB का स्लोप कितना हो जाएगा, -1। तो स्लोप ऑफ OA इंटू बच्चों अपन लिखेंगे स्लोप ऑफ OB इक्वल टू कितना आएगा, -1। तो स्लोप्स कैलकुलेट करें तो यहां से अपने पास आ जाएगा 1/p² और इंटू OB का स्लोप आ जाएगा -1/q² इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। मतलब p² q² इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ये पहली रिलेशन अपने पास आ गई यहां से, p² इंटू q² इक्वल टू 1। दूसरा, ए और बी साइड का मिड पॉइंट अगर ये कैपिटल P पॉइंट है, अगर ये कैपिटल P पॉइंट है तो कैपिटल P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपन क्या लिख सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके, ये हो जाएगा बच्चों P + Q डिवाइडेड बाय 2, 1/P - 1/Q डिवाइडेड बाय 2। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे कैपिटल P पॉइंट के। और क्योंकि बोला है कि मिड पॉइंट भी सेम कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको सेटिस्फाई करवाएंगे तो अपने पास क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा P + Q का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और इंटू यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेके करूं तो Q - P का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आएगा बच्चों 4p² q² इक्वल टू 1। p² q² का वैल्यू अपन को पहले से पता है बच्चों, कितना है, 1 है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो Q + P Q - P बच्चों ये हो जाएगा q² - p² का यहाँ पे लिखा है होल स्क्वायर और इक्वल टू सामने 16 आ जाएगा, p² q² 1 है। तो यहां से बच्चों q² - p² का वैल्यू कितना हो जाएगा, +-4 हो जाएगा। अपन कोई भी एक वैल्यू लेके करें, फर्क नहीं पड़ना है। चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब अपने पास दो रिलेशन है, p² इंटू q² इक्वल टू 1 है और q² - p² इक्वल टू 4 है। इनको अगर मैं सॉल्व करूं, किसी एक को आप रिप्लेस कर दो, q² को क्या लिख सकते हो, 1/p² माइनस यहाँ पे आएगा p² इक्वल टू 4। तो p² से मल्टीप्लाई करने से p में बनेगी इक्वेशन p की पावर 4 प्लस ये यहाँ पे आ जाएगा 4p² और माइनस का आएगा 1 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करें तो p² इक्वल टू कितना आएगा, -4 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, तो ये कितना हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाय नीचे आएगा 2a। तो p² का वैल्यू आ जाएगा अपने पास -2 प्लस माइनस ये 20 है तो 2√5 हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा √5। क्योंकि ये p² है तो अपन पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो p² का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास, √5 का √5 - 2। ये किसका वैल्यू आ गया बच्चों अपने पास, p² का वैल्यू आ गया यहाँ से। अब p² का वैल्यू एक बार आ गया तो q² का अपन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से q² को मैं लिख सकता हूं बच्चों 1/p²। 1/p² मतलब ये कितना होगा, 1/√5 - 2। अगर इसको मैं √5 + 2 √5 + 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, √5 + 2 रैशनलाइज कर रहे हैं बेसिकली इसको, √5 + 2 तो अपने पास कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा √5 प्लस का 2 और नीचे आ जाएगा 5 - 4 जो कि 1 होता है। तो एक बार p² और q² के वैल्यूज आ गए तो अपन
स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं बड़े आराम से। अगर अपन प्रीवियस पेज पे देखें तो ये इसका एक साइड है ए बी, एरिया ऑफ अ स्क्वायर साइड स्क्वायर, तो सीधे सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर और 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू का होल स्क्वायर, तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस होता तो स्क्वायर रूट होता, लेकिन अपन एरिया निकाल रहे हैं इसलिए मुझे उसका स्क्वायर ही करना है। तो इसको अगर अपन ओपन करें तो एरिया कितनी आ जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, और यहां पे अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ऊपर आएगा बच्चों p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और डिनोमिनेटर में बच्चों p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा जिसका वैल्यू अपन को पहले से पता है कितना है, 1 है। तो यहां से 2pq और 2pq कैंसल आउट हो गए, तो एरिया अपने पास आ जाएगा बच्चों ट्वाइस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और दोनों की ही वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। p स्क्वायर और q स्क्वायर की वैल्यूज को ऐड अगर अपन करें तो 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आएगा, 2 इंटू यहाँ पे अंदर हो जाएगा 2√5, मतलब एरिया कितनी हो गई बच्चों 4√5। तो अपन को स्क्वायर के एरिया का क्या बताना था, स्क्वायर बताना था, तो एरिया का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 16 इंटू 5 विच विल बी इक्वल टू 80। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The number of solutions of the equation mod cot x equal to cot x plus 1 by sin x in the interval 0 to 2 pi। तो सिंपल है एकदम। अपन सबसे पहले तो क्योंकि मॉड है तो अपन मॉड को खोलेंगे। cot x कहां कहां पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो मॉड को प्लस से अगर खोलना है तो मैं x को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करवा रहा हूं। अगर मान लो x 0 से लेकर के π/2 में लाई कर रहा है ना, या फिर यूनियन थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब पाई से लेकर के 3π/2 में लाई कर रहा है, पाई से लेकर के 3π/2 में लाई कर रहा है, ठीक है, पाई से लेकर के 3π/2 में। तो ये जो cot x वाला मॉड है ये प्लस साइन से खुल जाएगा, तो अपने पास क्या आएगा उस केस में, cot x इक्वल टू सामने की साइड आ जाएगा cot x प्लस 1 अपॉन साइन x। 1 अपॉन साइन x बेसिकली कितना हो जाएगा, कोसेक x, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और अपने पास आ जाएगा कोसेक x इक्वल टू 0। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहां से केस 1 से तो कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। केस 2 की अगर मैं बात करूं तो केस 2 में अपन बोलते हैं कि x जो है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट में अपन लिखेंगे π/2 से लेकर के पाई में, या फिर यूनियन 3π/2 से लेकर के कहां तक जाएंगे अपन, 2 पाई तक, ठीक है। सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में cot x जो है वो नेगेटिव होगा, तो अपने पास आएगा माइनस cot x इक्वल टू cot x प्लस यहां पे लिखा हुआ है 1 अपॉन साइन x। तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, अगर मैं cot x को इधर शिफ्ट करूं और cot x को लिखूं cos x अपॉन साइन x, तो 2 cot x, तो ये आ जाएगा 2 cos x, एलसीएम लेने के बाद प्लस 1, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में आएगा अपने पास साइन x, इक्वल टू सामने की साइड कितना आ जाएगा बच्चों 0। तो सामने शिफ्ट करें तो cos x का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, cos x का वैल्यू आएगा -12। अब cos x का वैल्यू -12 आ रहा है और अपना x या तो सेकंड क्वाड्रेंट में है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो cos x का वैल्यू -12 तो केवल यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस इंटरवल में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने सोल्यूशन बच्चों यहाँ से आएंगे, एग्जैक्टली एक सोल्यूशन, और यहाँ से कितने आएंगे बच्चों, 0 सोल्यूशंस। तो टोटल इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन हो जाएंगे बच्चों, 1 सोल्यूशन। तो ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।